एक आपका LKFC है, लुटियंस का फैक्ट चेकर है। आप लोग क्यों हंसने लग जाते हो समझ नहीं आता। वो टीम साथ में डर्टी माइंड है वो हमारा। टीम साथ बेटे ये शर्ट कितने की है, तो 1200 की शर्ट है। GST कितना? एक तो इनका सिर्फ वीडियो गेम ही खेलते थे ना। नहीं, लाइट बंद करके आपने बोला वीडियो गेम। अब लाइट बंद करके वीडियो गेम मैंने नहीं देखी। मेरे अभी गेमर फ्रेंड्स है, वो लाइट चालू करके ही खेलते थे भाई। कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KDK का पॉडकास्ट चैनल। और जब देखो बैड हेयर डे हो ना, तो टोपी पहन लेनी चाहिए, चाहे रात के 12:30 बज रहे हो, ठीक है। तो आज टोपी में काम चलाएंगे। और आज हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला सर। आप आए हमारे साथ, और आज हम 4-5 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वैसे आप सर बोल के मुझे मतलब ऐसे महसूस करा रहे हो कि मैं 50-60 साल का हो गया। मैं भाई वो चिर युवा की तरह नहीं हूँ, मैं सच में युवा हूँ, भटका हुआ युवा नहीं हूँ। सही ट्रैक पर हूँ। पर आप दो भटके हुए युवाओं के साथ बैठे हैं, हाँ, ये भी एक बात है। अच्छा, इन्होंने टोपी पहनी, इनका बैड हेयर डे है। और कुछ लोग हैं टोपी पहनाने की राजनीति करते हैं, उनका तो बैड पॉलिटिकल ईयर चल रहा है। वो तो एरा हो गया अब तो। हाँ, अब तो era एक्चुअली हो मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिटिक्स ऑफ कैप। अब जब बोलता हूँ तो ये सेकुलरवादी जो है वो नाराज हो जाते हैं। मैंने बोला कैप का मतलब तो समझो, कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। तो एक बोलता है मैं शाहजहां के साथ हूँ, दूसरा बोलता है मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दूंगा, और तीसरा बोलता है कि आप दोनों को पीछे छोड़ दो, मैं तो आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, अफजल के लिए अफजल हम शर्मिंदा लगा दूंगा नारे। तो ये कैप पॉलिटिक्स भी है। वैसे आपने सिर्फ बैड हेयर डे के लिए कैप पहनी है। आपको क्या लगता है कि जिनके बारे में अभी आपने बोला वो जेल में जाने वाले हैं या नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक एक करके बारी बारी सबकी है तैयारी। मुझे लगता है कि जिससे जैसे काम किए हैं उन्होंने, वो अपने कामों की वजह से और कारनामों की वजह से खारिज होते भी जाएंगे, और उनको जहाँ उनका मकाम है वहाँ पे वो पहुँचते भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ जो है वो होगा, पर अपने समय से होगा। बहुत ही इनडायरेक्टली बहुत ही बड़ी बात बोल दी गई है यहाँ पर। तो हमने देख लिया आपको शुरुआत में ही इस वीडियो के ब्रेकिंग नहीं, न्यूज। कानून अपना काम करते रहेगा। सो कुछ इश्यूज हैं जो हमें आई थिंक डिस्कस करने चाहिए। और अगर बेटर देन शहजाद भाई, राइट, सो हम क्या करने वाले हैं कि कुछ जैसे इश्यूज हैं, जैसे संदेश खली है या फिर इलेक्शन 2024 है, ये इस महीने काफ़ी डिस्कस हुए हैं, उन पर हम बात करेंगे। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा संदेश खली के इशू पर। वाई डू यू थिंक कि देखो इतना बड़ा एक इशू हुआ एक पूरे क्षेत्र में महिलाओं के साथ, ऑलमोस्ट मतलब नृशंस जिसको हम कह सकते हैं, और यू नो एक पूरी लॉबी उस मुद्दे पर साइलेंट है। और वही लॉबी जो है वो मणिपुर पर उन्होंने कितना शोर मचाया था, राइट। मेरा प्रश्न ये है, देखिए मणिपुर में हम लोगों ने भी बहुत आवाज़ उठाई थी मणिपुर पर, हमारे सारे चीज़ें। यार मैंने कोई न्यूज़ एंकर नहीं देखा जिसने उसके अगेंस्ट ना बोला, और रादर मैंने आपको भी नहीं देखा कि आपने। मुझे लगता है कि सभ्य समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मणिपुर में हुई घटनाओं को जस्टिफाई, डिफेंड या लेजिटिमाइज कर सके। बात सही है। हालांकि मणिपुर की घटना ना पहली बार हुई है, और ना वो घटना ऐसी है जहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट पेट्रोनाइज प्रोटेक्शन दिया गया उस अपराधी को। वो दो गुटों के बीच में था जो हुआ, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। वो उस पर प्रधानमंत्री भी बोले, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर सरकार बोली, उस पर कार्रवाई हुई। पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा है, आयरॉनिकली हम लोग आज, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि हम उस दिन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं जब हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी का नैरेटिव या टेम्पलेट क्या है कि हम बेटी बचाओ करते हैं, और दूसरी तरफ है शाहजहां बचाओ। ये दो नैरेटिव्स है, बेटी बचाओ वर्सेस शाहजहां बचाओ, बेटी बचाओ वर्सेस रोहिंग्या बचाओ। हाँ, रोहिंग्या बचाओ। क्योंकि देखिए, वैसे आपने पूछा कि ये लोग जो चीख रहे थे मणिपुर पर, इन्होंने चीकम चिल्ली की, इन्होंने हाथरस पर की, इन्होंने कई मुद्दों पर की। परंतु जब एक कॉन्टेस्ट आता है कि महिला अधिकार वर्सेस वोट बैंक को रखना है सुरक्षित, तो वोट बैंक का पलड़ा भारी हो जाता है। वैसे ये वही लोग हैं जो दलित लाइव्स मैटर की बात करते हैं, पर इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि दलित और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को ही शिकार बनाया गया है शाहजहां और उसके गुर्गों के द्वारा। पर अब उनकी आवाज़ नहीं निकल रही, और केवल आवाज़ नहीं, सेक्युलर सन्नाटा ही नहीं है। ये महात्मा गांधी के जो 3 बंदर है जिनका वर्णन मोदी जी ने अपने भाषण में किया, वो केवल वो में ही है। खड़गे जी ने इसको लेजिटिमाइज किया है। मैं वो वीडियो आपको दूंगा, आप इसको चलाना।
खड़गे जी को जब पूछा गया एक इंटरव्यू के उसमें, कार्तिकेय शर्मा नाम का एक पत्रकार है TV9 में, जी जी जी, उन्होंने उसको 2 बार पूछा, उन्होंने बोला कि अधीर रंजन इसको जंगल राज कह रहे हैं, आपका ओपिनियन, कांग्रेस का ओपिनियन क्या है? तो पहले लोग किसान मुद्दे पर चले गए, फिर उनको बीच में इंटरप्ट करते हुए पूछता है फिर से कि नहीं नहीं सर संदेश खाली पे बताइए, तो ये ऐसी वैसी घटनाएं होती रहती है, ये चलते रहता है। तो वो मतलब मुलायम जी याद आ गए थे मुझे, तो बॉयज विल बी बॉयज, दिक्कतें हो जाती हैं। तो समस्या ये है कि ये महिला उत्पीड़न या महिला अधिकारों का विषय इनके लिए एक राजनीतिक हथियार है, जहां पर वो देखिए ऐसा होता है, प्रियंका वाड्रा जी के सामने फाइल आती है, वो पहले देखती है अच्छा ये महिला उत्पीड़न की फाइल आ गई, पर इसमें प्रदेश का राजनीतिक गोत्र क्या है, मैडम यूपी है, तब तो चलना है क्योंकि वो बीजेपी राज्य है। अपराधी का गोत्र क्या है, मैडम ये फलाने जाति का है और फलाने धर्म का है, हाँ आप चल सकते हैं। और जैसे ही शाहजहां नाम याद आ गया या जैसे ही उन्होंने वेस्ट बंगाल देख लिया तो वहाँ पे बोलती बंद। और वेस्ट बंगाल ही नहीं, हाल ही में 3 ऐसी घटनाएं हुई, दुमका की घटना जिसमें कि वो विदेशी महिला थी, उसमें तो आप बोल देती झारखंड की सरकार आपके, तो क्या मतलब आप चुप रह जाएंगी। दुमका के बाद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक 21 वर्षीय महिला के साथ पलामू में सामूहिक बलात्कार, उसमें भी चुप। और बेलगावी में एक कर्नाटका में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रही थी, इस पर क्यों चुप है? तो इसका मतलब ये इट इज़ ओनली मैटर ऑफ कन्वीनियंस। और मैं तो एक हद आगे जाके बोलूँगा कि देखिए केवल चुप रहने की बात नहीं है, ममता बनर्जी ने 55 दिन तक उसको छुपाए रखा है। अरेस्ट तब दिखाया जब कोर्ट हावी हो गया, पत्रकार हावी हो गए, यूट्यूबर्स ने इसको उठाया, लगातार हम लोग भी लगे रहे, भाजपा के नेता सड़क पर और जमीन पर उतरने लगे, तब जाकर कि भाई प्रेशर इतना ज़्यादा है तो अरेस्ट दिखा दो क्योंकि सेंट्रल एजेंसी ले लेगी। ऐसा ही हुआ है। और फिर हाईकोर्ट ने, सोचिए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि CID के मामले में नहीं हमको भरोसा है, पुलिस जो है हाइड एंड सीक कर रही है, उसको बचा रही है, ट्रांसफर टू CBI। एक मेरी PC थी उस समय सहयोग से, मैं PC करने बैठा, उतने देर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी और अभिषेक सिंघवी शायद उसमें अपेयर हो रहे हैं। और एक बात समझ में आती कि शाहजहां खुद अपील कर रहा है, यहाँ शाहजहां अपील नहीं कर रहा है, यहाँ ममता बनर्जी की सरकार अपील कर रही है कि हम इसको CBI के पास नहीं सौंपना चाहते। और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको एक तरीके से झटका देता है कि हम अभी तुरंत नहीं सुनवाई करेंगे, तो मामला हाईकोर्ट पहुंचता है फिर से, और हाईकोर्ट बोलता है 4:15 बजे इसको ट्रांसफर करो, इतने देर तक काहे उसको रखा है अपने पास, तो उसमें भी 6 बजे तक उसको दिया नहीं। और वो तो इसलिए लास्ट आपने देखा होगा कि वो विक्ट्री साइन, ये विक्ट्री साइन क्या था? विक्ट्री साइन ये है कि इन्होंने देखिए हुस्न अफरोजी के लिए कॉस्मेटिकली उन्होंने शाहजहां को सस्पेंड कर दिया है, एक्सपेल भी नहीं किया। पर मैं कहता हूं कि तुम कितने शाहजहां निकालोगे, हर शाख से शाहजहां निकलता है। इनके यहाँ एक थोड़ी है, इनके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर TMC के अंदर बहुत सारे शाहजहां है। और उसका प्रमाण तब मिलता है जब आप देखिए कि उनके नेता क्या कर डिफेंड करते हैं, बोलते हैं कि रेप का फुटेज कहाँ था। जूही विश्वास, एक उनकी प्रवक्ता ने कहा, दूसरे ने कहा कि चमड़ी उनकी गोरी है तो ये गोरी महिलाएं हैं तो ये आदिवासी नहीं हो सकती। अब बताइए कि इस प्रकार का बेशर्मी वाला बयान भाजपा का कोई भी नेता किसी भी ऐसी घटना के लिए देता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि मतलब इस तरीके के बयान ना, अगर इतिहास उठा के आप देखोगे तो लेफ्ट से या कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से, इस तरीके की पार्टी से ना भरे पड़े संसद तक में राजस्थान में कांग्रेस के MLA ने बोला था कि ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहे, शांति धारीवाल, और उसको टिकट दिया गया। बताइए, प्रियंका, और रेप में राजस्थान नंबर 1 था। और उसके एक मंत्री ने जब आवाज उठाई, राजेंद्र गुड़ा, वो उन्होंने बसपा से ले लिया था और बसपा से वो मंत्री बना और फिर उसको कांग्रेस में ये कर लिया और उसी ने आवाज़ उठाई और उसी को अगले दिन बर्खास्त कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि मान लो कोई भाजपा का नेता अगर कोई ऐसा बोले कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेप्स हो रहा है और भाजपा उसको अगले दिन मंत्री पद से हटा दे कि तुम क्यों बोल रहे हो, तो यार पूरे दुनिया में ये मामला फैल जाएगा। और यहाँ पर चाहे ये लोग 100 पाप करे परंतु उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं उनकी। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है, मतलब मैं हाथरस पे आना चाहता था इसी के लिए, क्योंकि हाथरस का एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत ज़्यादा उठाया गया है ना, बहुत उठा।
और वहां पे क्या निकला था उसमें, और कोर्ट ने उसमें इवेंचुअली कहा कि कुछ रेप नहीं हुआ है, इवेंचुअली कोर्ट की ये वर्डिक्ट रही वहां पे, और उसको इतना उठा दिया गया। लेकिन जिस दिन हाथरस हुआ था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम घटना राजस्थान में हुई थी। करेक्ट। तो एग्जैक्टली उसी दिन, और राजस्थान के लिए कोई गया ही नहीं, किसी ने कोई बात ही नहीं करी। तो ये जो नैरेटिव चलता है, ये मतलब ये मैं भाजपा से भी पूछना चाहता हूँ। मतलब अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे शहजाद पूनावाला बैठे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। भाजपा प्रवक्ता नहीं बैठे हैं, तो मैं भाजपा से भी पूछना चाहता हूँ कि वहाँ का मुद्दा इतना बड़ा क्यों नहीं बन पाया। इसमें 2-3 कारण है। एक कारण ये है कि जेन्युइनली जो मुझे लगता है कि हमारे भीतर एक प्रोपेंसिटी टू पॉलिटिसाइज या प्रोपेंसिटी टू यूज सच इश्यूज फॉर पॉलिटिकल गेन बहुत कम है। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जो मतलब एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं अपने डिपार्टमेंट में या अपने नेताओं को फ्लैग करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि सर देखिए अच्छा मौका है, कर लेते इस पर थोड़ी राजनीति। तो मुझे तुरंत वहाँ से जवाब आता है कि देखिए ऐसा है कि हम लोग एक पार्टी इन पावर एंड पावर सर्विस में, हम हर प्रकार से हर मुद्दे को राजनीति का हथियार नहीं बना सकते। ठीक है, हम लोग को भी राजनीति करनी है, हम लोग कोई यहाँ पर वो चैरिटी करने या एनजीओ खोलने नहीं आए, और हम करते भी हैं विषयों पर हमारे यहाँ पर बहुत गंभीरता से, क्योंकि कोई महिला की डिग्निटी का विषय है, कोई ऐसा विषय जिसके बारे में हमको पता है कि इसमें और भी कई एंगल्स है, तो उसमें हमें मना किया जाता है या हमें रोका जाता है कि यार केवल हर चीज़ को राजनीति का मुद्दा मत बनाओ। तो बहुत सारे मुद्दों पर ऐसा होता है। दूसरा ये भी है कि आप एक चीज़ देखिए, ब्रेजननेस, वो एक आपका LKFC है, लुटियंस का फैक्ट चेकर है। आप लोग क्यों हंसने लग जाते हो समझ नहीं आता। और टीम 7 ने भी मुझे ट्रोल किया। उन्होंने, मैंने एक बार डाला LKFC और वो जो हैंडल है उसको टैग किया। मैंने बोला LKFC ने बोला था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, ये होम मिनिस्टर ने बोला है कि नारे लगे हैं, बताओ। तो होम मिनिस्टर सही है, उस पर आएंगे ही हम लोग। आप, मुझे पता है आप लोगों को मुद्दा डिस्कस करना है। तो फिर टीम 7 ने बोला देखिए कितना घटिया प्रवक्ता है भाजपा का, गाली दे रहा है। मैंने बोला LKFC लुटियंस का फैक्ट चेकर, बोला आपके मन में क्या है? और अगर आपके मन में एक ही एडवर्ब या कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है तो वो आप और उसके बीच का मामला, मेरा क्या है इसमें? फेमस वही है ना, फेमस जो भी है। अब देखिए मैं तो हम लोग सारी हम कभी अश्लील बातें नहीं करते हैं, हम लोग जो सारे अच्छी बातें करते हैं हम लोग को ऐसे। एनीवे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति को देखिए, वो इतना बेशर्म और ब्रेजन आदमी है। वो अगर कोई ऐसी चीज़ होगी ना तो 15 ट्वीट डालेगा, 15-20 ट्वीट, ठक 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 ठक। हम लोग के यहाँ पे क्या है कि 1 ट्वीट डाला, 2 ट्वीट डाला, फिर छोड़ दिया उसको। पर वो वहाँ पे 15 ट्वीट डालेगा, और जिस दिन वो खुद एक्सपोज होता है या जो ऐसा विषय है, जैसे कि मेवाराम जैन का एक वीडियो आया था, आपको याद है? मेवाराम जैन कांग्रेस का नेता, भाई उस पर पॉक्सो एक्ट लगा था। ही वॉज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग 16-year-old 15-year-old गर्ल्स, और ऐसी घटनाएं कर रहा था उनके साथ, ऐसी चीज़ें कर रहा था। पेपर में रिपोर्ट हुआ था दैनिक भास्कर में कि द काइंड ऑफ टॉर्चर ही वॉज मेटिंग आउट टू दीज यंग गर्ल्स, उसका वीडियो सामने आ गया। कांग्रेस ब्रेजनली उसको टिकट दे रही थी, चुनाव लड़वाया, और उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक ट्वीट उसका नहीं आया। आप अभी भी उसके टाइमलाइन में संदेश खली पे देख लो, एक ट्वीट निकाल के दिखा दे कोई मेरे को। संदेश खली पे भी नहीं है। देखो मेरा नहीं, संदेश खली पे तो बहुत सारे लोग चुप रहे हैं। हाँ, मैं वही एग्जैक्टली जिससे हमने स्टार्ट किया बोल रहा हूँ मैं। और जबकि ऐसे मुद्दों पर महिला का वर्ड लास्ट वर्ड माना जाता है। सही बात है। महिलाओं के वर्ड पे बहुत सारी चीज़ें, कार्रवाइयाँ हुई है। महिलाओं के ही वर्जन पे आपने, हमारे जो कुछ सांसद हैं उन पे केस चल रहा है, तो उस पर आप उसको महिला के वर्ड को मानते हो। वहाँ पर वो महिला जब बोल रही है कि वो हमें पार्टी कार्यालय बुलाते हैं, जब तक उनका मन नहीं भरता तब तक एक्सप्लॉइट करते हैं, ये देखते कि कौन सी गुड लुकिंग है या कौन सी यंग है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और सिस्टमैटिकली उसको पार्टी के कार्यालय में उसको एक्सप्लॉइट करने के बाद पार्टी उसको प्रोटेक्शन दे रही है जो एक्सप्लॉइटर है, और इसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि वीडियो फुटेज लाओ। हाँ। और अभी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्रॉपर। और आजकल एक नई एक कल तक पत्रकार और आज राज्यसभा सांसद पहुंची है, उनका तो अलग ही तर्क है भाई। वो तो उसको किस प्रकार से वो बोल रही है कि ये हमारा मॉडल महिला एम्पावरमेंट का सबसे बेस्ट मॉडल है। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। वो सांसद पति पत्रकार है और सांसद साहिबा इस प्रकार के तर्क दे रही। मैं अभी 2-3 दिन पहले यही बोल रहा था, रादर जो पिछला भटके हुए युवा हुआ है ना, उसमें मैंने यही बोला कि ये जिनकी बात आप कर रहे हो,
ये भाजपा की 5 सीट वेस्ट बंगाल में बढ़वा के मारने की ये नहीं मानती है। मैं इनको समझता हूँ कि एक महुआ जी थी और महुआ जी कम पढ़ रही थी तो उनको ले आया वो। हाँ। मेरा इस पूरे मुद्दे पर जो बयानों वाला मुद्दा आया था, इस पर मेरा पर्सनली मानना ये है कि हर पार्टी में कुछ बयानवीर होते हैं और वो बयान ऐसे दे देते हैं जो जिसको हम मोटर माउथ कह सकते हैं। पर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि बीजेपी में भी हैं, पर उसमें क्या हुआ, उन पर एक्शंस हुए। मैंने देखा है एक्शंस होते हैं, एक्शंस हुए। जैसे अभी वहाँ पे तो ये जर्नलिस्ट जस्टिफाई करने लगते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हालांकि देखो मैं पॉलिटिकल दायरे से बाहर जाके बोल रहा हूँ। अभी इन्होंने पवन सिंह के टिकट पे बहुत हल्ला मचा है। हाँ ठीक है, आसनसोल से ठीक है। अब उन्होंने वैसे तो उन्होंने पूरे भोजपुरी भाषा को ही एक प्रकार से किस प्रकार से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, वो एक अलग विषय है। तेजस्वी से पूछना चाहिए कि क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री को ही गाली दे रहे हो क्या। हर रीजनल भाषा में कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो हमें लगता है कि इट कुड हैव बीन डन मोर टेस्टफुली। ठीक है, इसमें दो राय की बात नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा कोई ग्रेट फिल्में नहीं बना रहा था भाई। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्में जाके देख लो, उसमें कैसे कैसे क्या क्या सीन है, आप चौंक जाएंगे। तो वो ठीक है, वो आर्टिस्ट के रूप में अभी वो काम करते हैं अपने जिस एज में जिस स्टेज में किया, फिर भी उन्होंने अपना वो जो भी है पर्सनल रीजन साइड करते हुए उन्होंने बोला कि मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना है। ये भाजपा का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन ही टुक दैट डिसीजन। यहाँ पर शाहजहां ने एक्चुअली रेप किया है, उसके लोगों ने रेप किया है, और आप कहते हैं कि इनका फुटेज तो दीजिए, ही इज मुस्लिम इसलिए उसको टारगेट कर रहा है। भाई बताइए, मतलब गजब है इसका, इस प्रकार का ब्रेजननेस और कोई नहीं दिखाता है। नहीं एक्चुअली रेप नहीं है वो बेसिकली आपने एक पूरी डिस्ट्रिक्ट को हैरम बना रखा है। एग्जैक्टली तू आजा वो हैरम है वो इसी तरीके से। मतलब उनके अच्छा इसमें अब क्या हुआ कि मैंने एक आर्टिकल देखा था, नहीं पर वो ठीक है, शाहजहां वैसे नाम है, मानसिकता औरंगजेब वाली है, और मुमताज बने ये लोग हैं। उसकी मुमताज इतने सारे भाई, सेकुलरिज्म के नाम पे कितनी मुमताज है शाहजहां की, जो उसको बचाव कर रहे उसका। एग्जैक्टली मेरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला था, वोट बैंक वाला। अब इसमें क्या हुआ था कि मैं एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें बता रहे थे वहाँ के लोकल लोगों की रिपोर्टिंग थी सौंदेश खली की। वहाँ पर स्मृति जी अगर वो प्रेस नहीं करती तो संभवतः ये मुद्दा इतना उठता नहीं। exactly. और उन्होंने ट्रांसलेट किया उनको, क्योंकि उनकी बंगाली बहुत जबरदस्त। ये मुद्दा तो बनना चाहिए था, और इसमें जो पार्टी पावर है वहां पर उसको घेरा जाना चाहिए। और ये मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर इलेक्शन का मुद्दा ये ना बने इलेक्शन के जस्ट पहले, तो क्या होता है ना कि जब आप कोई मुद्दा है उसको उठाती है कोई पॉलिटिकल पार्टी उठाती है, मे बी उसको पॉलिटिकली फायदा होगा और वो होना भी चाहिए, पर एटलीस्ट वो मुद्दा बड़ा बनता है, वो न्यायपालिका में बड़े रूप में जाता है, और उसके बाद न्याय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब ऐसा कहा जाता है ना कि ये मुद्दा है, इस पर राजनीति हो रही है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर राजनीति। मैं तो हर बार बोलता हूँ, हर बार मैंने बोला है कि राजनीति अगर कर रहे हो तो करो, तभी मुद्दा बड़ा होगा, अदरवाइज डिस्कस भी नहीं करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज भी दे आर नॉट रनिंग एनजीओ एज यू सेड, है ना। पॉलिटिकल पार्टी जब कोई मुद्दा उठाती है तो एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि भाई वोट बढ़े, और जब पावर में आते हो तब आप अपना मैनिफेस्टो जो है वो लागू कर सकते हो। तो पावर में आना तो जरूरी है उस चीज के लिए। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब सौंदेश खली जैसे इश्यूज होते हैं उसमें न्याय बहुत जरूरी हो जाता है। मेरा एक इसमें ना एक आपसे प्रश्न ये आ जाएगा कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि वहां पर जो लोकल लोग थे उनके साथ रिपोर्टिंग हुई, उन्होंने बताया कि भाई ये पिछले 7 साल से रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन जो है बहुत बड़े रूप में बढ़ गया है, और वो ये शाहजहां जैसे लोग जो हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत बन गया है, और वो ही यहाँ पर इस प्रकार की ब्रेजननेस जो है, इस प्रकार का काम जो है उसको कर रहे हैं। वही लोग आ रहे हैं, वही लड़की सिलेक्ट कर रहे हैं, वही फिर इसमें एक वीडियो शायद आप लोगों ने डाला था, एक वहाँ की मुसलमान औरत ने उसका विरोध किया था। एक वीडियो है, पता नहीं किसके, मैंने आपके अजीत के उसमें देखा था मैंने, कि एक मुस्लिम महिला जो वहाँ की लोकल है वो भी इसका विरोध कर रही थी, और वो कह रही थी ये सारे लोग जो है ये बाहर से हैं, ये आउटसाइडर्स है, जो क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो उनको भी महसूस हो रहा है ना कि भाई वोट बैंक के नाम पे ये लोग तो रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं। और आपको याद होगा कि बीएसएफ की जो 50 किलोमीटर्स की जुरिस्डिक्शन वाला जब इशू आया था कि भाई हम लोगों को जो बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन है वो बढ़ानी है, तो सबसे ज्यादा विरोध ममता दीदी ने किया था इसका। तो क्यों किया था?
क्योंकि वो चाहती हैं कि इस प्रकार के लोग, अच्छा जब ये सीए वाला मामला भी जब आया था तो उन्होंने सीए के स्टेटमेंट में क्या दिया है स्टेटमेंट, उन्होंने सीए और उस समय वो एनआरसी उनको जोड़ रहे थे, काका चीची कर रही थी, वो याद है आपको, उन्होंने बोला था सिविल वॉर हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। और ये वही, अच्छा एक चीज देखिए, ममता बनर्जी वही है जिन्होंने 2011 में सोमनाथ चैटर्जी पर कागज उछाले थे उस समय पर, ये कहते हुए कि ये बांग्लादेशी यहाँ पे आ रहे हैं। 2005 क्या है ना, ये उस समय सीपीआईएम उस समय लेफ्ट उनको दामाद बना रखा था। पावर में थी। 125 सीट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक जो है वो इफेक्ट करता है वहां पर बंगाल में, और उनमें से 100 सीटें जो हैं उस समय सीपीआईएम जीत रही थी। तो उस समय ममता बनर्जी को वो ठीक नहीं लग रहा था। आज उनका वोट बैंक जो है वो चेंज हो चुका है। मेरा एक्चुअली में प्रश्न यही था, एक्चुअली ये लेफ्ट का ही वोट बैंक और कार्डर इनके साथ है। ये शाहजहां कहाँ से, ये शाहजहां उत्पत्ति इन्हीं की लेफ्ट की है। एक डिबेट में मैं था तो सायरा शाह हलीम थी, तो सायरा शाह हलीम मुझे बोलने लगी ये भाजपा के नेता देखिए इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया। मैंने बोला मैडम ऐसा है, सुनिए, वो हिंदू महिलाओं को चुन के एक्सप्लॉइट करे तब वो सेकुलरिज्म है। मैं मुसलमान होने के बाद बोलूं कि ये हिंदू महिलाओं को एक्सप्लॉइट कर रहा है और आप उसको मुसलमान होने के लिए बचा रही है तो मैं कॉम्युनल। और यही धूर्तता इन्होंने कश्मीर वाले विषय में दिखाई। 1980s to 90s में कोई मुस्लिम महिला को नहीं बोला जा रहा था, मुस्लिम परिवार को रलीफ वली नहीं बोला जा रहा था, सही बात, हिंदुओं को ही बोला जा रहा था। नारे मस्जिदों से ही लग रहे थे। अगर आप लोग ऑनेस्ट है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। हिंदू टेरर बोल देते हो ना, तब नहीं तब आपको नहीं याद आता। भगवा आतंक बोल देते तब आपको याद नहीं आता। पर वहां पे रलीफ सलीफ गली, मतलब कि अपनी महिलाओं को या तो छोड़ो या तो निकल जाओ, और इस प्रकार से बोला जा रहा है। हिंदुओं को बोला जा रहा है, कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, धर्म के आधार पे हो रहा है, उसको कॉल आउट करो तो वो कम्युनलिज्म हो गया। और ये हिंदू महिलाओं को एक्सप्लॉइट कर रहा है। शाहजहां इसका नाम है, ये कर रहा है क्योंकि उसको एक साइकोलॉजिकल मैसेज, वहां की कम्युनिटी, बहुसंख्यक समाज को साइकोलॉजिकल मैसेज देना चाहता है कि हम हैं और हमारे पास संरक्षण है, और आप जो है अपनी औकात में रहो वरना आपको यही किया जाएगा आपकी महिलाओं के साथ। तो इसको मैं कह सकता हूँ टीएमसी, तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर। वो तो एक जोक भी चलता है कि उस पार्टी को क्या ही बोले जिसका नाम ही टीएमसी है। हाँ बिल्कुल वही है। आप देखिए, और यही है टीएमसी, मतलब तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर और तानाशाही मुझे चाहिए, इसको चरितार्थ कर रही है। और माँ माटी मानुष जो है वो खत्म हो चुका है, वहाँ पे बम ब्लास्ट और बलात्कारी बचाओ, ये बीबीबी है अब। तो ये जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक बना हुआ है और बताया जाता है कि एक बड़ी संख्या में वो बंगाल में कोई भी चुनाव होता है उसको इफेक्ट करता है। और मुझे याद आता है, मैंने 1992 में जो सीपीआईएम थी, ज्योति बसु उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये एक ऐसे लिखा है अपनी पार्टी के मुखपत्र में। उसमें वो लिखते हैं कि भाई 1979 से 1992 तक बीएसएफ ने लाखों इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश से आते हुए पकड़े। 25 लाख के आसपास है ना? नहीं, 25 लाख तो नहीं थे, कम थे, बट लाखों में थे। वो बीएसएफ ने पकड़े थे। जो क्रॉस कर चुके हैं वो तो एक अलग संख्या है। उसमें उन्होंने नंबर्स बताए थे, इतने हिंदू आए थे, इतने मुसलमान आए थे बांग्लादेश से। वो 73% जो थे वो मुसलमान थे। और उसके बाद 2005 में फिर से 4 या 5 में फिर से ये बयान है कि कोई भी इलीगल व्यक्ति पश्चिमी बंगाल में नहीं है। तो उन सब के वोटर आईडी वगैरह वो सब बन चुके हैं और वो सब वोट बैंक बन चुका है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना रहेगा कि इस मेस को अभी आई थिंक 17 लाख फर्जी वोटर आईडी पकड़े गए हैं बंगाल में। तो इस मेस को कैसे क्लियर किया जा सकता है? जो रोहिंग्याज के भी बताए जाते हैं कि अब वोटर कार्ड बन रहे हैं। एनआरसी लाते ही बवाल हो जाता है, तो कैसे क्लियर, कैसे लॉ पॉइंट के इसमें हम क्या? देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये सिस्टमैटिक और इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से किया गया है। इसमें दो राय की बात नहीं है। अलग अलग स्टेजेस पे लेफ्ट ने और टीएमसी ने फिर लेफ्ट का और भी क्रूर रूप बनते हुए इन चीज़ों को लेजिटिमाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। अब इसमें लोकसभा चुनाव पहला पड़ाव है कि वहाँ पर जो परिवर्तन की ज़रूरत है उसको हम लोग जो है पुश करें। और 26 में मुझे लगता है कि जब वहाँ पर
एक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और केंद्र और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की वेरी क्लियर कर। देखिए, हम किसी को जो यहाँ का है उसको किसी को परेशान करने का कोई मकसद नहीं है, बिल्कुल। पर ये नहीं हो सकता, और मैं एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ भाई, इस देश में मेरे बाप दादाओं ने चयन किया था ना कि भाई यहाँ पे रहना है, हमारा ये प्रिविलेज है कि देन ये देश मुझे राइट दे। भाई जब ऑप्शन था 47 में, माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स मेड द राइट चॉइस ऑफ सेइंग कि वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान विच इंक्लूडेड ईस्ट पाकिस्तान विच इज बांग्लादेश ऑफ टुडे। आप लोगों के माँ बाप ने गलती की वहां जाकर, अब जब मेरे माँ बाप ने गलती नहीं की तो मैं आप लोगों की सजा क्यों भुगतूं? मेरे रिसोर्सेज पे आपका क्या अधिकार बनता है? तो मेरा तो ये कहना है, ये इशू हिंदू मुस्लिम का इशू है ही नहीं, ये इशू है केवल और केवल भारतीय वर्सेस नॉन भारतीय का। और भारतीय होने के नाते मेरे रिसोर्सेज मैं नहीं चाहता हूं कि किसी और को जाए, वो हिंदू हो मुसलमान हो, बाहर से हो बाहर तो नहीं जाने चाहिए, बट देन एटलीस्ट इलीगली तो नहीं जाने चाहिए। आप वीजा लीजिए, सिटीजनशिप इट इज, इसका पर्सपेक्टिव ही हम लोग जो है ना, इसको हिंदू मुस्लिम से हटा के भारतीय वर्सेस नॉन भारतीय, और मेरे लिए जो भी इलीगल है वो मेरे लिए एक टर्माइट है। अब चाहे मुझे किसी कोई बोलेगा कि भाजपा का नेता उनको टर्माइट बोल रहा, मैं टर्माइट बोल रहा हूँ, वो टर्माइट्स ही है, क्योंकि वो मेरे देश के संसाधनों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं और उसको खोखला कर रहे हैं, और वो मेरे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती भी है, क्योंकि वो जब बम लगाकर फटेंगे कहीं पे तो वो नहीं देखेंगे कि उसमें कोई मुस्लिम है या हिंदू है। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा की भी चुनौती है, वो मेरे लिए मेरे रिसोर्सेज के लिए भी चुनौती है, और वो मेरे लिए एक इशू ऑफ ईगो भी है कि जब मेरे दादा ने ये चयन किया कि वो यहाँ रहना चाहते हैं और हमने इस देश में रहने का निर्णय लिया और आपने चयन किया कि आपको वहाँ जाना है, अब आप अपना माइंड बदल के यहाँ नहीं आ सकते और मेरा देश आपको वो प्रिविलेज नहीं दे सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ वोट बैंक की राजनीति के चलते उनको ये प्रिविलेजेस एक्सटेंड किए गए हैं। उसको मुझे लगता है कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जैसे किया गया है उसी सिस्टमैटिक तरीके से इसको अभी फिल्टर आउट करने का प्रोसेस भी करना पड़ेगा। पर जब तक दोनों जगह पर ऊपर और नीचे हमारी सरकार नहीं होगी, कोई भी उसमें वो राजनीतिक विल नहीं बताएगा। कोई भी बंगाल की सरकार विच इज़ अ नॉन बीजेपी सरकार, वो उसको राजनीतिक विल नहीं दिखा पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे भाजपा की सरकार आए। अगर बंगाली को अपना अधिकार चाहिए तो इट इज़ नेसेसरी कि भाजपा आए। ये लोग बंगाली कार्ड खेलते हैं ना, रोहिंग्या बंगाली है क्या? बाहर से आया हुआ रोहिंग्या बंगाली कहाँ से हो गया? और वो लोग रोहिंग्याओं को बचाने के लिए बंगाली कार्ड खेलते हैं। और हमारे जो सुकांता मजूमदार वो कहाँ से आए भाई? सुवेंदु अधिकारी कहाँ से आए? हमारे नेता जो है वो बंगाली है, बिल्कुल है ना? तो वो रोहिंग्या बंगाली नहीं है, ये शाहजहाँ बंगाली नहीं है। अब यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि लास्ट इलेक्शन जो 19 वाला हुआ था, वहाँ पे बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी एक्टर्स को बुलाया गया था प्रमोशन करने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। तो उनको बुलाने का क्या अर्थ था? बेसिकली वो आप वो कर रहे हो वो बांग्लादेशी वोटर्स को ही, ठीक है। और दूसरा, अभी जो ये संदेश खली में हुआ, वहाँ की महिलाओं ने स्वयं कहा कि इनकी जो रोहिंग्या महिलाएं हैं वो कहती हैं अपने मर्दों को कि तुम जाके रेप करो क्योंकि वो हमें काफिर समझती हैं। ये वहाँ की महिलाओं का बयान है। तो इसका अर्थ ये है कि महिलाएं, मतलब वहाँ पे रोहिंग्याज भी हैं, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया गया है, और वहाँ पे बांग्लादेशी भी हैं, और उनको तो ये प्रूव, वो तो खैर आउट एंड ओपन है। बट डू यू थिंक कि संदेश खली का जो इशू है वो ये 2024 के इलेक्शंस में इफेक्ट करने वाला है इलेक्शंस को? देखिए, ऐसा है कि संदेश खाली का इशू एक राजनीतिक इशू नहीं है। संदेश खाली का इशू दरअसल बंगाल के असली स्वरूप को प्रिजर्व करने वाला इशू है। ये बंगाल के एग्जिस्टेंस का इशू है। ये एक संदेश खाली नहीं, बंगाल में कई संदेश खाली अभी हो रहे हैं। बिल्कुल। एक बात गांठ बांध के रख दीजिए कि अभी एट द मोमेंट एज वी स्पीक बंगाल में कई सारे संदेश खाली और कई हजार शाहजहाँ इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। और असलियत में एक चुनाव का ये विषय नहीं है, ये वेदर बंगाल विल रिमेन इन द स्वरूप दैट रविंद्रनाथ टैगोर हैड थॉट ऑफ इट, या जैसे उसकी परिकल्पना होनी चाहिए वैसे, या ये बंगाल को बना देंगे एक इस प्रकार की स्थिति में जो 1980s to 90s कश्मीर बन गया था। ये लड़ाई है।
actually this is the fight to save Bengal. It is not a fight against Bengal, it is the fight to save Bengal. और इसीलिए इसमें एक political aspect भी है, it is mixed up with the theological aspect also, क्योंकि वोट बैंक को सरचार्ज करने के लिए एक theological कार्ड खेला जाता है और बताया जाता है कि ये हिंदू वर्सेस अस वाली बैटल है, और इसीलिए इन चीज़ों को महिला होने के नाते भी कुछ महिलाएं डिफेंड करती है ऐसी चीज़ों को, तो वो इसी रिलीजियस फर्वर में उसको डिफेंड करती है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ये कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रुकती है। ये तालिबानी मानसिकता वाले लोग आज वो हो सकता है जिनको वो कोट अनकोट काफिर कह रहे हैं, कल ये आप ही पे टर्न होंगे। तालिबान सबसे ज़्यादा आज किसको प्रताड़ित कर रहा है अफगानिस्तान में? हिंदू महिलाओं को, सिख महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को। तो आज जिसको आप रिलीजियसली आप डिफेंड कर रहे हो ना कि जाओ काफिरों को सबक सिखा के आओ, वो काफिर जब वहाँ नहीं होंगे ना तो वो आप ही के लिए आने वाले हैं। देखो मेरे को तो कई बार ये लगता है ना कि अगर आपको प्रताड़ित करने में मजा आने लगा है और अब कोई प्रताड़ित करने के लिए बचा नहीं है तो किसी और को ढूंढा जाएगा। एग्जैक्टली वही मॉडल है। परवर्जन, डोमिनेशन एंड सब्जुगेशन की जो चीज़ें हैं ना, जब आप उसको रिलीजियसली उसमें फर्वर दे देते हो, और जब एक इस प्रकार के फैनेटिसिज्म, और इसीलिए देखिए आयरनी है कि हिज नेम इज शाहजहां, ये इस प्रकार का फैनेटिसिज्म उसी समय पर आक्रांताओं के मन में था। औरंगजेब जैसे आक्रांताओं में, बाबर जैसे आक्रांताओं में यही मानसिकता थी। इट्स आयरनी ऑफ आयरनीज कि इसका नाम भी शाहजहां है। मतलब कि इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर क्या चाहिए कि वही मुगलाई मानसिकता आज की तारीख में वो मॉडर्न इंडिया में वो उस समय की मध्यकालीन मानसिकता को ला रहा है, और फिर भी आप जाग नहीं पा रहे हो। तो मैं कहूँगा कि बंगाल में महिलाओं को, ये महिलाओं का इशू है, ये बंगाल को बचाने का इशू है, इस प्रकार से देखना चाहिए। मुझे इसमें पूरा फिर एज अ क्रिएटर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो यूपी मॉडल है वो शायद काम आए, बट नहीं बिल्कुल। और वो वहाँ पे देखिए यूपी मॉडल तो मैं मतलब हर स्टेट का एक अलग मॉडल ही तैयार किया जाता है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाजपा की एक विचारधारा बड़ी क्लियर है। देखिए एक चीज़ आप नोट करो, मैं भाजपा को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, भाजपा महिलाओं के विषय में जितना सीरियसली महिलाओं को केंद्रित रख के काम किया गया है पिछले 10 सालों में, आप एक प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच देखिए। बच्ची जन्म लेती है, बेटी बचाओ, उसको स्पर्श करता है। आप लोग हरियाणा से हैं, आप लोग देखिए वहाँ पे सेक्स रेशियो पॉजिटिव होता है। एग्जैक्टली। बेटी बाल अवस्था और किशोर अवस्था में आती है, बच्ची का ड्रॉप आउट रेट कम करना है, स्कूल में टॉयलेट 10 लाख बनते हैं, पोषण स्कीम होती है। बेटी उससे ज़्यादा फिर आगे एक कन्या की अवस्था में आती है या एक टीनेजर की अवस्था में, किशोर अवस्था में आती है, उसको हायर एजुकेशन की तरफ प्रेरित करना है तो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना या स्कूटी या ऐसी अन्य योजनाएं हैं। बेटी और थोड़ी बड़ी होती है, कुछ माँ बाप चाहते हैं उसकी शादी हो जाए तो कन्यादान या कन्या विवाह योजना होती है। और थोड़ी बड़ी हो जाती है, गृहस्थी वाली स्थिति में आ जाती है तो पक्के आवास उसके नाम पे करवाना, स्टैम्प ड्यूटी की रजिस्ट्रेशन कम करवाना, शी बिकम्स ओनर ऑफ द हाउस, या उसको मुद्रा लोन देना 70% ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करे, या उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस दे देना, या उसको देना कि एक अफसर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आधार पे कि वो आके पॉलिसी बनाए। तो बीजेपी के एम फैक्टर का नाम है महिला, इनका एम फैक्टर है मजबूरी। अखिलेश यादव ने भी बोल दिया अब तो महिला एंड यादव इज एम वाई फैक्टर। हाँ, उनका देखिए ऐसा है कि महिला और यादव तो नहीं है, खैर अब हमें भी पता है कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से राम भक्तों पर गोलियां चलाने को भी वो ठीक मानते थे। मुझे लगता है कि हमारा एम वाई फैक्टर बड़ा क्लियर है, महिला एंड यूथ, मोदी एंड योगी। इनका एम वाई फैक्टर धर्म और जाति के आधार पर है, और ये माय ही है, उनके लिए माय ही है कि माय रूट टू पावर है वो। एम वाई मीन्स माय। हमारा एम वाई फैक्टर बड़ा क्लियर है कि हम लोग चाहते हैं कि सशक्तिकरण हो, इसीलिए जन्म से लेकर एक बुढ़ापे तक महिला को हर स्टेज पर एम्पावर करने वाली चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें नहीं जिसका हमको वोट का फ़ायदा होगा। बताओ मुझे, बेटी बचाओ का वोट में क्या फ़ायदा होने वाला है? वो 18 साल बाद वोटर बनेगी, तब तक किसको याद रहेगा? पर हमने फिर भी वो कदम उठाए।
तो ये एक अलग हरियाणा में हूँ और मतलब आज से 2014-13 की बात करूँ मैं तो आई थिंक 732 सेक्स रेशो हुआ करता था यहाँ पे, आज 950 900 प्लस। मध्य प्रदेश में भी इम्प्रूव हुआ है। और राष्ट्र के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो 1020 पहली बार महिलाओं का जो है रेशियो वो मर्दों से ज्यादा हुआ। 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, आपके माता पिता के जनरेशन में ये कल्पना भी नहीं आई होगी। मतलब हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो युवा थे वो अपने माँ बाप को गाली देते कि भाई तुम्हारी जनरेशन ने लड़कियां ही नहीं करी, वो बिहार से इंपोर्ट हो रही है। ऐसे कई सारे कस्टम शुरू हो गए थे जिसमें कि मतलब बहुत मतलब बाहर से लानी पड़ती थी। बिहार से देखी है, ऑनेस्टली हमने देखी है। अच्छा बाकी छोड़िए, आप एक काम कीजिए, आप वेस्टर्न यूपी में आपके मित्र होंगे, उनसे पूछिए 5 बजे लोग अपने ताले लगा के अंदर घर में दुबक के बैठ जाते थे। ये चीजें इतना माहौल खराब था कि लड़की उठा ली, कुछ उठा लिया। यूनिवर्सिटी में लड़कियां नहीं जा सकती थी, एडमिशन हुआ पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक आध भी घटना नहीं होगी, घटनाएं होंगी। देखो ऐसा है, जब तक आपराधिक मानसिकता और प्रवृत्ति वो घटनाएं होंगी, पर घटना के बाद टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स देखिए। एक रिस्पॉन्स है बीजेपी का जिसमें कि कोई ना नेता छोटा बड़ा उसको जस्टिफाई करता है, प्रधानमंत्री स्तर तक पे भी उसमें बात होती है, कठोरता से कार्रवाई होती है और बुलडोजर का एक्शन भी होता है। दूसरा टेम्पलेट है शाहजहां टेम्पलेट या टीएमसी टेम्पलेट, जहां पर पलड़ा किसका भारी है, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला है पर वोट बैंक का पलड़ा भारी है तो चुप रह जाना है, जस्टिफाई करना। ये दोनों टेम्पलेट्स। यहाँ पे ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो बोलना चाह रहा था कि वेस्टर्न यूपी की आपने बात करी, वेस्टर्न यूपी में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था वहां से बहुत था, टिकैत खुद वेस्टर्न यूपी से, तो उसका अपने बूथ पे भी वो नहीं बचा पाया। इम्पैक्ट जो है वो वेस्टर्न यूपी में होना चाहिए था उस फार्मर्स प्रोटेस्ट का, जितने भीड़ थी वहां पे, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। वो ये दिखाता है, और वहां की जो लड़कियां थी ना वो ये खुद बोल रही थी, जो सर्वे हुआ उसमें खुद बोल रही थी कि भाई देखो अब हम निकल पाते हैं, रात में भी निकल पाते हैं। अरे बाकी सब छोड़िए, मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए वो शुरू कैसे हुए? वो शुरू इसलिए हुए क्योंकि एक बच्ची के साथ वहाँ के लोकल गुंडों ने बदतमीजी की। फिर 2 युवक या 2-3 युवक जिस समाज से वो बच्ची थी, जाट समाज से, उसको डिफेंड करने के लिए वो आए, उल्टा उन्हीं पे केस डाल दिया गया, उन्हीं को प्रताड़ित किया गया। उस समय की समाजवादी की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने तो उसी समाज को प्रताड़ित किया। जो ये टिकैत विकैत बात करते हैं, इनको जरा पूछिए ना एक बार कि जो सारे आजम खान का ऑन रिकॉर्ड वो स्टिंग ऑपरेशन है कि वो कह रहा है कि इन जाट समुदाय को फंसाओ और ये जो मुस्लिम है उनको बचाओ, और टिकैत इनके साथ खड़ा है। टिकैत ने उस टाइम पे सर्व समाज वो हुई थी, महासभा हुई थी, उसके बयान सुन लो, कोई नरेश टिकैत अब ठीक बोलते थे। अब वो सब अब पता नहीं क्या है। और ये लोग देखिए, इनकी धूर्तता का लेवल ये है कि जिसके लिए, क्योंकि हम किसान वाले विषय पे आ गए तो एक ही सेकंड उस पर बोलना चाह रहा हूँ मैं। इनसे जरा पूछिए कि केरल में एपीएमसी एक्ट है क्या? केरल में एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है। आज ही मेरी डिबेट हुई तो माननीय गुरदीप सप्पल जी हमारे साथ थे, ये किसानों पे चढ़ गए, मुझ पे बोलने लगे किसानों को। तो मैंने बोला माननीय गुरदीप जी, आपके तो सांसद वायनाड से अभी तक तो वहीं से हैं, पता नहीं आगे कहाँ से लड़ेंगे पता नहीं। और वायनाड से डिक्लेयर हुआ है, फिर से डिक्लेयर दोनों जगह से डिक्लेयर तो वहाँ से हुआ, पता नहीं हुआ है, वायनाड से भी हुआ है, अमेठी का भी डिक्लेयर नहीं हो गया ना, अभी परसों तो था। नहीं, वो न्यूज़ में चल रहा था, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब डिक्लेयर इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश तक वो पहुंचे भी नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश पहुंचने में उनको थोड़ा, पहले तो रायबरेली छोड़ के भाग गए, तो कहाँ अमेठी से नहीं लड़वाएंगे उसको। एनीवे, तो पॉइंट इज कि मैंने गुरदीप सप्पल जी से पूछा कि एपीएमसी एक्ट इनके हिसाब से ब्लैक लॉ क्या था, कि एपीएमसी का हटाना ब्लैक लॉ था ये, तो एपीएमसी चाहिए आपको। तो मैंने बोला एपीएमसी कहाँ लागू है केरल में? तो बोलने लगे एमएसपी होती है। मैंने बोला सरकारी मंडी नहीं है वहाँ पे, आप बताओ एपीएमसी क्यों नहीं? तो फिर मुझे उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, उन्होंने बोला वहाँ पे एपीएमसी से बेटर एक्ट है।
तो मैंने बोला फिर तो भाई सब बढ़िया, समस्या ही दूर हो गई। आपकी कर्नाटका में सरकार है वही लागू कर दो, सही बात है। हिमाचल में सरकार है वही लागू कर दो, पंजाब में सरकार लागू कर दो। नहीं, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल के लिए केंद्र से आप लागू करवाइए। मैंने बोला फेडरल स्ट्रक्चर पे कुर्ता फाड़ने वाले लोग, आपके पास केरला मॉडल है, आप लागू करिए ना मान्यवर। तो फिर वो इधर उधर दाएं बाएं वाएं साएं करके निकल गए। ये तो इसमें चलिए अभी जो जैसे तो टिकैत जी से मैंने एक बार डिबेट में, सॉरी मैं कह रहा हूँ, टिकैत जी एक बार मेरे हाथ चढ़ गए, तब से वो डिबेट करना भी बंद कर दिया। वो अब 1-on-1 भी बहुत सोच समझ के आते हैं। अंजना जी हाथ में आ गए तो वो फिर उनका वो सुनाई नहीं देता उनको। जैसे वो चौधरी चरण सिंह पे 2-3 बार पूछा तो उसको सुनाई नहीं। ठीक है, एनीवे, तो एक बार मेरे साथ डिबेट पे बैठे तो सारी बातें हुई, फलाना, बड़ा लंबा ज्ञान हुआ। मैंने बोला सर ऐसा है, केरल में एपीएमसी नहीं है, आप वहाँ पे कब जाएंगे? ओ भाई साहब, वो डिबेट से ऐसे वो घूम के निकले हैं ऐसे घूम के निकले। मैंने बोला सर आप वहाँ पे प्रदर्शन तो करने जाइए कि कुछ तो आप करिए, केरल आपकी सरकार नहीं दे रहे हैं वहाँ पे, एपीएमसी नहीं है वहाँ पे। तो नहीं, आप ये सब आप लोग नहीं जानते सर। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, हम जाएंगे, अभी तक मैं रुका हूँ मैं। जो चलिए मैं एक्चुअली में क्या था, जैसे संदेश खाली का इशू हुआ उसमें हमने बात की बड़ा। बाय द वे संदेश खाली में मैं एक फैक्ट आपको बताऊं, संदेश खाली में अभी जो गिरफ्तार किया ना शाहजहां को, ये ईडी पे हमला करने के लिए गिरफ्तार हुआ है। उसके ऊपर कोई 354 या 376 का आरोप नहीं लगाया अभी तक। एक सेकेंड, ये लोग जो छाती पीट के बोल रहे हैं ना, डिफेंड भी कर रहे हैं कि हमने शाहजहां पे कार्रवाई की, उत्तम सरकार, बाय द वे उत्तम सरकार का असली नाम पता कर लो, वो उत्तम सरकार नहीं है, वो कुछ और है। वो उत्तम सरकार वो अलग है, ठीक है, नाम उसका उत्तम सरकार है कुछ और। एनीवे, वो जैसे खरबूज को काटते हैं तो अलग अलग रंग अंदर, अलग रंग बाहर, एनीवे तो वैसे टाइप का है। तो एनीवे, तो उसके ऊपर रेप का आरोप अभी नहीं लगा है। उनकी सरकार ने उसको रेप के लिए बुक नहीं किया है, और उस पर 42 एफआईआर लैंड ग्रैबिंग के पहले से थे, अब्सकॉन्डिंग था, तब क्यों नहीं पकड़ा उसको? कैलकाटा हाई कोर्ट ने पूछा है, तब वो जवाब नहीं था उनके पास। तो मेरे ख्याल से अपना अगले टॉपिक पे आते हैं। अब एक्चुअली में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। की बार 400 पार, तो उसमें क्या भाई साहब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ये बताओ पहले तो। एक चीज़ थी कि जो अभी लालू प्रसाद यादव का मुद्दा चला था, उन्होंने एक फुल टॉस दे दी, और अगले दिन इसको हम थोड़ा ट्रैक कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था 2023 के जो अपनी स्वतंत्रता दिवस वाली स्पीच थी ना, मैं देश के लोगों को मेरे परिवार पहली बार ऐसा हुआ। फिर ये लालू जी ने क्या किया, एक फुल टॉस दे दी, अगले दिन उन्होंने मोदी का परिवार शुरू कर दिया। मतलब पहले चाहे ये कौन डिजाइन करता है, ये जो जिस प्रकार की कैंपेनिंग है। मैंने थ्योरी ऑन एयर भी बोली थी कि उस दिन आप देखोगे, उस भाषण से पहले लालू जी राहुल जी से बड़ी गहरी गुफ्तगू कर रहे थे, और मुझे लग रहा है कि ये देखो ऐसे तेजस्वी बड़ा संभल के चल रहा था इतने दिनों से। तेजस्वी यादव जी बड़ा वो उनका वही है, 17 महीने में हमने वो किया जो 17 साल में नहीं किया। मतलब वो अपने माता पिता की सरकार, माए बाप की सरकार को भी एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहा है कि जो आप नहीं कर पाए मैंने कर दिया। और वैसे उसमें भी बड़ी धूर्तता है। वो कहता है 5 लाख नौकरी दे दी हमने, सरकारी नौकरी दे दी 17 महीने में। उनके एक दूसरे प्रवक्ता है शक्ति यादव, जो मेन नेशनल स्पोक्सपर्सन है, वो 2 लाख बोलते हैं। तो मैंने आरजेडी के प्रवक्ता को बोला, एक झूठ तो कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में तय करके आया करो कि यार 5 लाख बोलना है, 2 लाख बोलना है। मतलब ऐसे ये लोग झूठ बोलते हैं। 5 लाख सरकारी नौकरी तुमने 17 महीने में दे दी, तो ठीक है, मतलब जो अपने परिवारजन नहीं कर पाए उनके वो कर पा रहे, ठीक है। ये कोई नई पार्टी ये क्लेम करे तो समझ में आता है। जिनके माता पिता चाचा चाची सब सत्ता में रहकर 70 साल वो नहीं कर पाए, तो ये कह रहे हैं हमने कर दिया। एनीवे, आते हैं इस मुद्दे पर। तो राहुल गांधी से बड़ी लंबी चर्चा कर रहे थे। तो राहुल गांधी से 2 चीज़ें उसने उठाई होगी, लालू जी ने उठाई होगी। एक तो ये है कि उन्होंने कह दिया मोदी जी को कि आप हिंदू नहीं हो। अच्छा, मोदी जी को हिंदू किस बात पे नहीं कहा? अब जैसे ये है कि बाल छिलवाने का विषय, आप लोग हिंदू हैं, मैं तो मुसलमान हूँ, पर मैं देखता हूँ कि गुजरात महाराष्ट्र में जितना नॉर्थ में होता है ना कि ये बाल छिलवाना, ये उतना उधर नहीं है। चाहे आपके माता पिता, क्योंकि हम लोग उठते बैठते सब हिंदू लोगों के साथ ही है, तो हमको पता है कि भाई अगर किसी के घर में डेथ भी हो जाती है तो वो नहीं छिलवाते, वहाँ पे अलग है। हो सकता है कि उसका एक हो सकता है बेसिस रिलीजियस, पर अगर ये बेसिस है तो जरा अभी 1 मिनट एक काम कीजिए,
भारद्वाज ब्रदर्स। तुरंत गूगल मारिए और राजीव जी फ्यूनरल पायर ऑफ इंदिरा जी निकालिए और राहुल जी फ्यूनरल पायर ऑफ राजीव जी निकालिए, और उसमें अगर बाल छिले हुए नहीं है तो लालू जी के पैमाने के हिसाब से ये लोग हिंदू नहीं हुए। और वैसे मैं तो समझ में नहीं आता कि ये कौल ब्राह्मण उच्च कोटि के अपने आप को बताते हैं, फिरोज जी तो पारसी। बिल्कुल। अब जो मुझे जहाँ तक जानकारी है ये सब जो है गोत्र वगैरह जो है आपको अपने पिता से मिलते हैं 90% ना, वो एक आध कोई तेलुगु भाषी लोगों में मदर से आता है, पर ज़्यादातर ये अगर ये कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं तो कश्मीर में तो पिता से ही आता है। तो बताइए कैसे आ गया। तो पारसी फादर, क्योंकि राजीव जी भी पारसी और मदर क्रिश्चियन, तो ये कहाँ से हिंदू निकले। और वो ऐसे हिंदू जो श्रावण मास में मीट पका के, भाई इतनी तो लज्जा हम में भी है कि हम नवरात्र के समय पे या श्रावण के समय पे हम भी नहीं खाते। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सही बात है। आप मटन पका के उसको वीडियो लेट से डाल रहे हो, पर क्या हमको नहीं पता वो वीडियो कब रिकॉर्ड हुआ? क्योंकि जिस दिन आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था उस दिन आपने बड़े चाव से फोटो शेयर कर दी थी कि हम लालू जी के साथ थे, तो हमने डेट नोट कर ली थी। उस समय श्रावण था, और श्रावण के समय पे मटन पकाने वाला हमको ज्ञान दे रहा है कि हिंदू कौन है। जो कह रहा है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है वो हिंदू का ज्ञान दे रहा है। जो राम मंदिर को गुलामी की निशानी बता रहा है वो दूसरों को हिंदू सर्टिफिकेट दे रहा है। जो कहते हैं राम भक्तों को गोलियों से भून दिया, हिंदू धर्म धोखा है, वो ज्ञान दे रहा है। और राम जी के अस्तित्व पर जो सवाल खड़े कर रहा है वो दूसरों को हिंदू का सर्टिफिकेट दे रहा है। ये एक पहलू। और दूसरा पहलू परिवार वाला। अब बताइए कि इनका परिवार कौन है? लालू के लिए परिवार तेजस्वी तेजप्रताप, बिल्कुल। सोनिया के लिए परिवार राहुल प्रियंका, मुलायम जी के लिए परिवार अखिलेश, स्टालिन के लिए परिवार उदयनिधि, शरद जी के लिए परिवार सुप्रिया। मोदी का कौन परिवार है? मोदी वो आदमी है जो 20 साल से लगभग सत्ता में है, 10 साल एज प्रधानमंत्री, उससे पहले 23 साल एक्चुअली। उन्होंने एक दिन एक सरकारी दफ्तर के चपरासी का इस्तेमाल अपनी परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए किया हो तो उसका एक उदाहरण पेश करो। तुम लोगों ने अपनी सरकारों में 15-15 एक परिवार के सदस्य ठूस दिए। अखिलेश जी के ज़माने में इनके 3-4 लोग स्टेट गवर्नमेंट में, फिर एक कोई MP, कोई MLA, कोई परिषद, कोई जिला परिषद, इस प्रकार से उनके पूरे खानदान के लोग। और ये जातिवादी अपने आप को बताते हैं, जातिवादी भी नहीं है, ये शुद्ध परिवारवादी है। भाई बताओ, मुलायम सिंह के बाद कोई और यादव परिवार का, यादव क्लैन का नहीं मिला आपको, यादव समाज से नहीं मिला, अखिलेश ही मिला। लालू जी जेल गए तो उनको और कोई नहीं मिला, राबड़ी देवी मिली, और राबड़ी जी के बाद तेजस्वी मिला। स्टालिन के बाद उनको और कोई नहीं मिला, उनको उदयनिधि मिला। किसको बनाने? ये तो उस जाति के भी नहीं है भाई। सही बात है। जबकि आप एक चीज नोट करो, बीजेपी को जब बोलते हैं ना फलाना फलाना ब्राह्मण बनिया पार्टी बोलते हैं, बीजेपी का जब से जन्म हुआ 80 से लेकर अभी तक, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक स्टडी किया है, हमारे 30-35% CMs जो है OBC रहे। इसी कालखंड में कल्याण सिंह जी आए, उमा भारती आई, गौर सा ये अपने उमा भारती से पहले जो हमारे शिवराज जी आए, वो तो बाद में आए, उनसे पहले जो बाबूलाल गौर आए, वो भी बाबूलाल गौर भी शायद यादव ही है अगर आप देखेंगे। नहीं, वो है, आप देख लीजिए, वो है या आप देख लीजिए। हमने इस प्रकार के अलग अलग समाजों से आने वाले, OBC समाज से आने वाले, और पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने टेन्योर कंप्लीट किया भाजपा ने दिया, OBC। आपने तो देवेगौड़ा की सरकार गिरा दी। मुझे ना क्या लगता है कि ये जो देश में आज का युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस राजनीति को छोड़ता जा रहा है, बट ये जबरदस्ती उसको मुद्दा बनाने की कोशिश, ये 1970s 80s 90s की पॉलिटिक्स में है। ये इनको बैकफायर करने वाला है, ये मुझे लगता है। मैं जितने नए लोगों से मिलता हूँ, सारे ये कहते हैं कि भाई अगर वो यादव भी है, चाहे कहते यार हमें यादव से कुछ लेना देना नहीं है, वो ठीक है यादव है, ठीक है, उस पर हमें गर्व भी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यादव के आधार पर हम वोट देंगे। देखिए, अब आज की युवा में जो मैंने नोटिस किया है, उसके अंदर एक प्राइड हो सकता है, पर वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन में है, वो नेगेटिव उसमें नहीं है कि आप जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स। और भाई साहब ऐसा है, सुनिए,
अगर आप इतने बड़े, वो जैसे एक कहावत है, नया नया मुसलमान ज़्यादा प्याज खाता है, क्यों प्रूव करना है कि भाई मैं हूँ। तो वैसे ये कहावत ऐसी है कि जो अभी अभी मुसलमान बना है वो बोरी को पहन के चल देता है तहमत समझ के। हाँ, तो ये भी बात है। तो इनसे पूछिए भाई साहब, सबसे पहले 1931 तक तो सेंसस कास्ट का हो रहा था। ये 51 में ब्राइट आइडिया किसका था इसको रोकने का? ये आपके फेवरेट का, वो जिसपे आपने कहा किया है एक बड़ा लंबा वीडियो कि भारत रत्न कैसे प्रदान किया गया उनको। अच्छा, मंडल विरोध इन्होंने किया। मंडल रिपोर्ट आई थी 78 में, जब जनता सरकार थी, जो वो मोरारजी देसाई वाली सरकार बनी, उसमें वो मंडल रिपोर्ट बनी। 78-79 में दे दी गई। 80 में इंदिरा जी की सरकार है, उन्होंने रोक लिया। उसके बाद 84 में राजीव जी ने रोका, और उस समय पे उनका नारा पता क्या था? ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, अब दिया ऐसी लात पर कि भाई अपने ही परिवारजनों को आपने बोल दिया कि ये गलत है और मैं सही हूँ। अच्छा, उसके बाद राहुल जी को जो है वो बोलते ना अमित शाह जी चिट पकड़ा देते। वो बोल रहा है कि आज भारत सरकार के सेक्रेटरी ओबीसी क्यों नहीं है। इन महाशय को ये भी नहीं पता कि 94 के बाद तो वो सिस्टम लागू हुआ। आज जो सेक्रेटरी है वो 92 के एम्पैनल्ड है। तो 92 में आपकी सरकार थी, आपने नहीं दी व्यवस्था। और फाइनली देखिए, ऐसा है कि ये जो बंटवारे वाली राजनीति है ना, इसका मतलब ये लोग करते रहते हैं, यूजलेस है। कभी धर्म के आधार पर, कभी लैंग्वेज के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, अलग अलग जगहों पर ये बांटने की राजनीति। जबकि और इनका नारा क्या है बांटने की राजनीति के लिए? इनका नारा है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी संख्या भारी, या जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो 85% किसकी संख्या है? हाँ, उसमें नहीं। तो फिर फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज आपने किसी और को कैसे दे दिया? सही बात है, उस पे नहीं बोलेंगे। अब वहां पे तुरंत वो फिर जाएंगे। वो मोदी जी ने बोला तो था, आई थिंक मोदी जी का भी बयान आया था ना इसके बाद। बट मोदी जी, जहाँ इनकी सोच खत्म होती है, मोदी जी की सोच 15 स्टेप से आगे बढ़ती है। वही तो कह रहा हूँ, ये इतने फुल टॉक, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इनके स्पीचेस लिख कौन रहा है भाई। राहुल गांधी की स्पीच कोई लिखता, आपको इतना यकीन है क्या गरीब भाई? इतना मतलब आपने इतना होप भाई, उसने मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मिनिमम रिटेल प्राइस बोला। मैंने उस पर एक, आपने देखा कि नहीं, मैंने एक 10 मिनट का वीडियो डाला ये अपील करते हो अपने क्योंकि अभी भी वो कांग्रेसी मेरे संपर्क में है, बहुत सारे कांग्रेसी मेरे संपर्क, वो मैसेज डालते हैं, भाई साहब आज फिर से देखिए हम आएंगे डिफेंड करते, थोड़ा हम पे हमें बख्श दीजिएगा। आप बताओ कि वो बोल रहा है मनरेगा माफ किया कि नहीं किया। मनरेगा माफ नहीं होता भाई, मनरेगा लोन थोड़ी है, मनरेगा तो भुगतान वाला है। 5 साल के बच्चे को बता रहा है, 5 साल का बच्चा भी एम्बेरेस्ड लग रहा है। वो मिनिमम रिटेल प्राइस। कितनी इस टाइप की स्पीचेस थी कि जब अगर हमारी सरकार आ गई हम मैन्युफैक्चर कराएंगे फोन जो है वो जहाँ प्लेस बदलता है वो बोल दे, मेड इन अमेठी होगा, मेड इन भोपाल होगा, मेड इन इंडिया ही लिखा होगा, मेड इन इंडिया ही हो सकता है ना भाई। क्या बात कर रहे हो भाई? अरे भाई नहीं, सबसे अद्भुत तो वो है। एक तो उन्होंने बोला कि जीएसटी पेट्रोल डीजल में आता है, वो उनको पता नहीं है। पेट्रोल दोनों भाई बहन को लगता है। और उन्होंने राम जी को 13 साल के वनवास में भेज दिया था प्रियंका जी ने, तो वो भी एक अलग विषय। परंतु एक चीज़ बड़ी मज़ेदार उन्होंने बोला, एक लड़के को पकड़ा, पता नहीं इनके हाथ आ जाते हैं ये सारे लोग। उन्होंने बोला बेटे ये शर्ट कितने की है? तो 1200 की शर्ट है। जीएसटी कितना? एक तो इनका जीएसटी का रेट शर्ट पे, एक ही शर्ट पे 3 रैली में 3 अलग, एक जगह 12%, एक बार 28%, एक जगह 18%, तीनों जगह अलग अलग और तीनों ही गलत, एग्जैक्टली। पर मैं बोलता हूँ वो छोड़ दो, वो बोल रहा है कि अडानी भी 18% जीएसटी भरता है और आप भी 18। अरे मूर्ख, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स चाहे कोई भाई बताओ कि इस आदमी को ये भी नहीं पता कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सबके लिए समान होते हैं। मतलब ऐसा हो गया कि गर्वित भाई अगर कहीं माचिस की डिब्बी खरीदने जाएगा और कल अडानी कहीं माचिस की डिब्बी खरीदने जाएगा तो शॉपकीपर उसको बोलेगा पहले अडानी जी अपना इनकम टैक्स बताइए। बोला अडानी बोलेगा कि मैंने जामनगर में अभी रियाना को नचवाया है। और नहीं सर, तो फिर आपको तो आपको माचिस की डिब्बी पे 28% देना पड़ेगा। गर्वित बोलेगा भाई मेरी शादी में तो मेरा भाई नहीं नाच रहा, तो नहीं फिर आप 5% से भर दो। मतलब अब वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट के आधार पे देखेंगे क्या? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इस व्यक्ति को नहीं पता। और इन्होंने सुनिए, ही इज 50+। नहीं देखिए ये गंभीर मामला है। ही इज 50+ एंड ही इज इन 2004 से वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और यदि उनको मिनिमम रिटेल प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस का अंतर नहीं पता,
दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग। मेरे 5-6 साल के जो नेफ्यूज़ वगैरह हैं उनसे मैं अगर बोलूँ ना कि बेटा कितना पैसा दोगे चॉकलेट लाए हो, तो नहीं इसका 5 रुपया ही देंगे क्योंकि इस पर 5 रुपया लिखा है, इसका मतलब शॉपकीपर कैन नॉट टेक 6 रुपीज़ फ्रॉम मी। तो शॉपकीपर भी उसका नहीं काट सकता है, ये बच्चे 5 साल के बच्चे को पता है। ये महाशय बोल रहे हैं कि मिनिमम इससे नीचे का अच्छा मेरे को ये बताओ, शॉपकीपर मतलब उसको 10 रुपए की चॉकलेट थमा देगा और राहुल गांधी खरीद के आएगा 5 रुपए की चॉकलेट 10 में, और मेरा 5 साल का नेफ्यू नहीं खरीदेगा। ये डिफरेंस। इट इज अ इशू ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू इवन डू द हार्ड वर्क, बेसिक वर्क। 20 साल आप राजनीति में, और अगर आप बेसिक वर्क नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि कांग्रेस में रहा हूं, मुझे नहीं लगता आज तक राहुल गांधी अपनी कोई स्पीच प्रिपेयर करके या पढ़ कर गया है। अगर वो पढ़कर या प्रिपेयर करके जाता तो वो इस प्रकार की गलतियां नहीं करता। उसने 4 बार बोला ऐश्वर्या राय प्राण प्रतिष्ठा में थी, भाई वो नहीं थी वो अडानी नहीं थे वहां पे, और अडानी से इतना ऑब्सेशन है तो भाई रेवंत रेड्डी को बोलो 12,000 करोड़ ना ले उसका। सही बात है। पॉइंट ये है अगर थे भी तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, नहीं थे, यहाँ उसमें भी एक नया एंगल। अरे भाई इसने तो इसमें एक नया एंगल ये ढूंढ लिया कि प्राण प्रतिष्ठा में आपने देखा अमिताभ, ऐश्वर्या, ये सारे लोग थे, कोई ओबीसी समाज का था। भाई राम मंदिर के पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी है भाई। सही बात है। वहां राम जन्मभूमि न्यास जो है उसमें एक पोजीशन है परमानेंट मेंबर की, वो अनुसूचित जाति के समाज के लिए रिजर्व्ड है। सही बात। और जो बहुत सारे जो वहां पे प्रीस्ट आए थे, जैसे सेंगोल में भी अगर आप देखेंगे अधीनम जो थे वो मैक्सिमम उस समाज से जो ओबीसी मानी जाती है तमिलनाडु में, वहां से आए थे। और इसके अलावा मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप मतलब कि साधु संतों की भी जाति वगैरह देख रहे हैं, पर आप केवल इतना बता दो कि ऐश्वर्या राय नहीं थी वहां पे, आपको कहां से दिख गई? और आप उसको नाचने वाली और अमिताभ के साथ नाच रही थी, मतलब ये वाराणसी की युवा नशेड़ी। अच्छा वाराणसी के युवा भी नशेड़ी इसको लग रहे हैं। इनकी रैली थी, इनकी यात्रा थी, इनकी यात्रा में तो कांग्रेस ही आए होंगे, तो आपको बोलना चाहिए था कांग्रेस ही नशेड़ी है भाई। वो जो आए होंगे, हालांकि इनके यहाँ जब जाते तो 30, 40, 50 लोग ही रहते हैं, उससे ज्यादा अधिक आते भी नहीं। और अगर वो भी आपको ड्रंक लगे तो वो पूरे वाराणसी की जनता नहीं है, वो तो आप ही की जनता है, भीड़ है जो आपके स्वागत में आई। पर मेरे को लगता है ना ये वो गए कहाँ थे जहाँ पे उनको दिख लिया? स्टेटमेंट ही बहुत घटिया है, मतलब स्टेटमेंट नहीं है भाई साहब, मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स नॉट स्लिप ऑफ टंग, इट्स स्लिप ऑफ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर वैसा है, इट्स नॉट बयान बोलकर ना आप उसको हल्के में आप वो कर रहे हो। ही इज देखो मेरा जो राहुल गांधी का ऑब्जर्वेशन है, रीडिंग रहा है ना, नो एफर्ट टू इम्प्रूव वन सेल्फ, नो एप्टीट्यूड, नो एबिलिटी टू डू हार्ड वर्क, एंड ऑल्सो एरोगेंट कि मुझे सब कुछ पता है, एलिटिस्ट कि भाई यू ओ इट टू मी कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ क्योंकि मेरे बाप दादा प्रधानमंत्री रहे, और एक जेन्युइन पर्सन और अच्छा पर्सन वो नहीं है। ये बताने की बड़ा प्रयास किया जाता है कि ही इज अ गुड, बट ही इज अ गुड पर्सन। अगर आप देखोगे आजकल नैरेटिव क्या चल रहा है, बाकी सब ठीक है, उससे गलतियां हो जाती, बट ही इज नॉट अ गुड पर्सन। If he was a good person, he would not serve a dog's biscuit to Hemanta Biswa. If he was a good person, he would judge people on the content of their character, not on the fact that कि उसका बाप आपके बाप का दोस्त है कि नहीं। एक आदमी को आप अगर जज करते हो इस आधार पे कि यार तेरा बाप राजा है तो ठीक है, तू वरना तेरा बाप कोई बड़ा नहीं है तो तू तो घटिया है, तू चल यहाँ से, तो वो अच्छे इंसान की परख नहीं है। अभी एक्चुअली हम लोग देखिए क्या है कि आज हमारे साथ जो हैं वो बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन हैं, तो हम अभी भटके हुए युवा में जिस प्रकार से बोलते हैं उस प्रकार से पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए या नहीं, बट अभी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे थे कि नहीं आपके साथ बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है पर वो मिलेनियल और जेनजी ज़माने से आता है भाई, तो ऐसा नहीं है कि मैं हाँ, तो आप बात कर सकते हो जेनजी और मिलेनियल वाली भाषा में बात करनी है आपको। जिनका काम शायद वीडियो गेम खेलने का था, एक बंद कमरे में लाइटें बंद करके, उन्हें वर्ल्ड सिर्फ वीडियो गेम ही खेलते थे ना नहीं लाइट बंद करके आपने बोला वीडियो गेम, अब लाइट बंद करके वीडियो गेम मैंने नहीं देखी, मेरे भी गेमर फ्रेंड्स है वो लाइट चालू करके ही खेलते थे भाई। वो आजकल आपने लाइट बंद करने पे एम्फेसिस रखा तो मैंने बोला कि वीडियो गेम ही खेल रहे थे। तो मेरा बेसिकली कहना ये था कि टफेस्ट काम जो है वर्ल्ड का इज पॉलिटिक्स। आप
कितना भी अच्छे से अच्छा काम कर लो, यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, राइट? कितना भी आप कर लीजिए। सो आप ऐसे काम में यदि आना चाह रहे हैं एंड यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, आपको अपडेट रहना भी ज़रूरी है, अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सो उस काम में अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो रोज़ अपने आप में, तो खैर मेरा इसमें अगला क्वेश्चन 2024 के गणित के ऊपर है। हाँ, बेसिकली देखिए ये इंटरव्यू के तौर पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ एक इंटरेक्शन डिस्कशन के रूप में है। 2024 में मेरे मूल्यांकन के हिसाब से तमिलनाडु, एक वेस्ट बंगाल, एक उड़ीसा, आंध्र और डाउन साउथ केरला। तो अभी सीएनएक्स का एक सर्वे आया था, इधर हर जगह कहीं ना कहीं सीट बढ़ती हुई उन्होंने बताई हैं। सो व्हाट इज योर इवैल्यूएशन ऑन दिस? आपका क्या मूल्यांकन है कि क्या होने वाला है? क्योंकि 370 बीजेपी अपने दम पर आपको बेसिकली क्या है कि लगभग 60 सीटें बढ़ानी है। और पिछला जो इलेक्शन है 2019 का, उसमें 72 सीट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। कई जगह पर डिफरेंस जो है, वोट डिफरेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, कई जगह पर कम था। कम वाला आप भर सकते हैं, बट ज़्यादा वाला मुझे मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2-3 एंगल्स है इसके देखने के। एक तो ये है कि जो 2019 में चुनाव हुआ उसमें 224 ऐसी सीट थी जहाँ पे हमारा वोट शेयर 50% से ज़्यादा है, और 50% से ज़्यादा है वहाँ पर भी 1 लाख या 2 लाख के मार्जिन से ज़्यादा सीटें जीती है, और कम मार्जिन 10,000 15,000 के मार्जिन से कम सीटें जीती है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि एनडीए के रूप में हम लोग इसको 400 सीट्स हम चाहते हैं जहाँ पे हमारा वोट शेयर 50% प्लस हो। इसका मतलब क्या हो जाता है कि यदि ये लोग सब लोग अवसरवादिता दिखाते हुए एक भी हो जाए, जैसे दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, दिल्ली में हमारा वोट शेयर 50% से ज़्यादा है, तो चाहे ये लोग साथ हो जाए, कुछ कर ले, ये दोनों का वोट शेयर मिला के भी हमारे पार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लो, अगर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का 2014 का या 2019 का वोट शेयर मिला लोगे तब भी वो हमसे पीछे है। और आज तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2019 में 49% वोट आ गए थे। अब आप लिख के रख लीजिए, आफ्टर ऑल ऑफ द इवेंट्स इंक्लूडिंग 22 जनवरी, वट एवर हैज़ हैपेंड, वी विल क्रॉस एज एनडीए 65% वोट। 65% वोट क्रॉस करेंगे इन उत्तर प्रदेश, जो अभी इस बार हम लोग की, क्योंकि बसपा सपा साथ आ गए थे तो थोड़ा उन्होंने नुकसान किया, 62 63, पर हम लोग रामपुर और आजमगढ़ फिर जीत गए थे बाईपोल में। पर अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 77 to 79 सीट्स आप लिख लो। 78 सीट्स तो दे ही रहे हैं, हम तो पूरा 80 आउट ऑफ 8 है। हाँ। पर मैं तो फिर भी एक, जैसे क्योंकि यू आर नॉट आस्किंग टू वेयर बीजेपी हैट, यू आर आस्किंग टू वेयर पॉलिटिकली मतलब मॉडरेट हैट, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 78 से 79 सीट आप लिख लो मिनिमम। आसाम में हम ग्रो करेंगे, बंगाल में हम नंबर 1 पार्टी बनेंगे, उड़ीसा में हम नंबर 1 पार्टी बनेंगे। अब आते हैं कि साउथ में। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, साउथ में क्या हो रहा है कि तेलंगाना स्पेशली तेलंगाना एंड तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु होकर भी आया, और मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि वहाँ पर लोग चाह रहे हैं, दे आर यर्निंग फॉर न्यू टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स। वहाँ पे पॉलिटिक्स पता है क्या बन चुकी है? फैमिली फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट, तुष्टिकरण फर्स्ट। डीबीटी है उनका, डायनेस्टी, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण। हमारा डीबीटी अलग है। और वहाँ पे हमने जहाँ पे हम केपेबल रहे हैं कि एक मोदी जी तो है ही सेंट्रल फिगर, पर जहाँ हम लोगों ने एक उसी प्रकार के प्रोटोटाइप का एक लीडर देने में कामयाब रहे, जैसे अन्नामलाई। मैंने अन्नामलाई के साथ मुझे सौभाग्य मिला, मुझे वहाँ पे पार्टी ने मीडिया के काम के लिए भेजा था, तो हमारा मीडिया वर्कशॉप हो गया। उसके बाद अन्नामलाई जी और मुझे एक ही व्यक्ति के 2-3 लोगों की शादी में जाना था, तो हम लोग एक ही साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठे। मैंने देखा है अपनी आंखों से, और मैं आपको बहुत ही अनबायस तरीके से बोल रहा हूँ, आम आदमी चेन्नई की सड़कों पे उनकी गाड़ी को रोक के, कोई अम्मा उनको रोक के और बोले बेटा आपको बदलाव लाना है, कोई अंकल बोले, कोई और बोले, कोई परिवार बोले, कोई गाड़ी वाला बोले, जिसको मतलब दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भाजपा का ट्रेडिशनल वोटर है। इस प्रकार का उसने वहाँ पे एक वो क्रिएट कर रखा है। और इसीलिए आपने जो देखा, मोदी जी ने जब पीठ थपथपाई, ही इज द एंटीडोट टू दिस फैमिली फर्स्ट, भ्रष्टाचार फर्स्ट एंड तुष्टिकरण फर्स्ट पॉलिटिक्स। आप और देख भी लीजिए वहाँ पर क्या है, स्टालिन का बेटा उदयनिधि जो सनातन को समाप्त करने की बात कर रहा है, उसका क्या है एक्सपीरियंस। ये बंदा
IPS छोड़कर आया हुआ व्यक्ति, उसका AI पर एक्सप्लेनेशन, और राहुल जी का AI जो इराक वॉर पर पहुंच गया भाई। सिस्टम हाँ, मुझे मतलब सिस्टम पे नहीं, नेटवर्क कार्टून नेटवर्क छोड़ के सब नेटवर्क की बात करेंगे मैं तो, और वो कार्टून नेटवर्क ही बोलना चाहिए था, वो जो नेटवर्क वो देखते वो बताते उनका। इनके आंसर्स में आप केवल एक वो दोनों वीडियो डाल दो, सही बात है। एंड वेयर दैट पर्सन इज फीलिंग कि बॉस नाउ BJP इज रेडी टू ऑफर दिस न्यू टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स, और वो चीज़ जो है वो बहुत बड़े पैमाने में तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में अब होनी शुरू हो चुकी है। और आप देखिए वहाँ पे इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड। और ये जितना बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ, बाय द वे BJP इज द बिगेस्ट पार्टी इन साउथ। हम लोग के 30 MP है, इनके नहीं है। DMK कितने? DMK का प्रेजेंस है क्या तेलंगाना में? हम तेलंगाना में भी, हम केरला में भी है। सही बात। हमारी पुदुचेरी में सरकार, हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन कर्नाटका में। आप कहाँ हो भाई? DMK कहाँ है? ये बोलते हैं हम साउथ इंडिया वाली पार्टी है ना, तो DMK तमिलनाडु छोड़ के कहाँ है? कांग्रेस तमिलनाडु और केरल छोड़ के कहाँ है? IUML केरल छोड़ के कहाँ है? लेफ्ट केरला छोड़ के कहाँ है? BJP तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सब जगह। और दूसरी बात, जस्ट 10 सेकेंड, हम लोगों का लक्ष्य जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो बांटने वाली राजनीति करते हैं ना, इनको समझना चाहिए। मोदी जी ने कल्चरल कनेक्ट किया है, कल्चरल कनेक्ट। जैसे आदि शंकराचार्य निकले थे, साउथ से निकले थे ना, देश को, धर्म को एक सूत्र में बांध दिया ना उन्होंने। आज आदि शंकराचार्य की प्रतिमा कहाँ है? केदारनाथ में। नॉर्थ टू साउथ कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हमारा सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू कल्चर हमको बांधता है। आपको पता है काशी है हमारी, 3 काशी और शिव काशी पराक्रम महाराज ने वहाँ पे स्थापित किया, काशी से प्रेरणा लेते हुए। वो लिंग वहाँ से ला रहे थे, गौ माता एक जगह रुक गई, वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी, तो वहाँ पे लिंग स्थापित हो, वो बन गई शिव काशी जी, छोटी काशी जिसको हम बोलते हैं जी। तो ये कल्चरल कनेक्ट है, इसलिए काशी तमिल संगमम। सेंगोल को जिस प्रकार से प्रतिस्थापित किया गया पार्लियामेंट में, तो ये जो कल्चरल कनेक्ट हम लोग कर रहे हैं ना, इस डीकोलोनाइजेशन उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये कल्चरल कनेक्ट, और हम लोग एक सूत्र में ही, ये देश जो है ना, ये एक सिविलाइजेशन है, एक कॉमन सिविलाइजेशन, एक कॉमन कल्चरल प्रोजेक्ट है। ये राम मंदिर का, आप कहते हैं ना, ये कहते हैं, ये बड़े एनालिस्ट विशेषज्ञ बोलते हैं राम मंदिर का नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार में इफेक्ट होगा। आप एक ग्राफिक आया था कि राम नाम की सिटीज और विलेजेस सबसे ज़्यादा साउथ में है। रामेश्वरम, धनुषकोडी, वहाँ पे गए प्रधानमंत्री, वो सारी, फिर वो जहाँ पे जटायु जी का हुआ था, जो तेलंगाना में जगह में, जो नाम से पूरा हाँ पर आपके आ जाएगा वो नाम, वहाँ पे गए और उन्होंने एक सूत्र में उसी प्रकार से बांधा, जो पंचवटी गए थे पहले नासिक में। तो ये जो राम जी का भी वो जो केंद्र है, वो जो सारे स्पॉट्स है, वो भी भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। आदि शंकराचार्य की यात्रा एक सूत्र में बांधती है, और मोदी जी ने उसी को रेप्लिकेट किया। और जितना आप देखिए, एक और चीज़ देखिए, जो मूर्ति बनी है भगवान श्री राम की, जिसको प्राण प्रतिष्ठा करके राम मंदिर में स्थापित किया गया, वो मूर्ति आप देखिए, आपको थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको तिरुपति बालाजी थोड़ा सा लगता है। वो शालिग्राम से बनी हुई। और इस मंदिर में अगर आप चंपत राय जी की बातों को गहराई से सुनेंगे, उन्होंने जब वर्णन किया कि कैसे बनेगा पूरा, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जो परकोटा कॉन्सेप्ट जो साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है, नॉर्थ का नहीं कॉन्सेप्ट। तो ये एक सूत्र में बांधने वाली चीज़ें, ये बंटवारे की राजनीति नहीं, ये भारत एक सिविलाइजेशनल एंटिटी है, इसको तोड़ नहीं सकते। ये बंटवारे की सारी चीज़ें, ये इस प्रकार की बातें होती हैं। तो मैंने अभी आपका एक ट्वीट भी देखा था, और अभी ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला एक मुद्दा था, उस पर फैक्ट चेकर्स का क्या आया था, और तो मेरे को लगता है कि अभी लुटियंस के फैक्ट चेकर अभी हमारे पास 2 पड़ोसी देश हो गए हैं, एक चाइना है, दूसरा नासिर साहब। आप लुटियंस के फैक्ट चेकर अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो लंदन के फैक्ट चेकर भी बोल सकते हैं। लंदन के भी हो सकते हैं। अब इसमें ना सारा भावना जो क्या है, वो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। आपके मन में जो कल्पना है वो आपकी कल्पना है भाई। मैं तो लंदन का मानता हूँ, मैं तो लुटियंस का मानता हूँ। आप जो मानना चाहे मान सकते हैं। हम भी एक्चुअली वही मानते हैं। भारत के 2 पड़ोसी देश हैं,
एक चाइना, वो रोएगा, एक क्लिप लगा के वो टैग करेगा नड्डा जी को और मोदी जी को कि देखो आपका प्रवक्ता क्या बोल रहा है। भाई जरूर टैग करना, ये क्लिप निकाल के टैग करना सच में। अगर निकाल दो हम ही कर देंगे हम नहीं वो करेगा और रोएगा कि देखो इन्होंने मुझे क्या बोला है। LKFC बोल रहा हूँ मैं आपको। तो अब भारत के दो पड़ोसी देश हैं, एक चाइना, दूसरा नासिर साहब। हाँ भाई बताइए। तो ये नासिर साहब जिंदाबाद था ना, वो गदर में भी डायलॉग चेंज होने वाला है अब ना, नासिर साहब जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल नहीं, ये मतलब अद्भुत है इनका कि बट पॉइंट क्या आ जाता है ना कि देखो इस टाइप की फैक्ट चेकिंग के उपरांत भी एक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अवार्ड देकर मेन स्ट्रीम कर देती है। वो अवार्ड का वो कल्चरल हार्मनी अवार्ड। अरे वाह, कल्चरल हार्मनी, कल्चरल और वो हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी अवार्ड आयरॉनिकली सनातन का अनाइलेशन करने वाली बात करने वाला व्यक्ति उसको अवार्ड दे रहा है, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी ये जो हिंदू और सनातन को अनाइलेट करने वाली बातें हैं, एलिमिनेट करने वाली बातें, दे आर हेट स्पीच। वो व्यक्ति इसको कल्चरल हार्मनी अवार्ड दे रहा है जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की स्थिति निर्माण कर दी जिसकी वजह से सर तन से जुदा हुए। राइट, जिसके कारण एक महिला अपने घर से नहीं निकल पा रही। अब मतलब सोच कर देखे कि अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक चीज बताओ कि ये लोग जो बोलते हैं कि अभी एक वीडियो आया ए राजा का कि राम हमारे दुश्मन है, भारत माता हमारी दुश्मन है, हर देश जो है वो हर स्टेट जो है वो अलग इलम है, अलग एंटिटी है, अलग नेशन है। अब मुझे बताओ कि इन्होंने जो बोला है कि राम मेरे दुश्मन है, या कई कहते हैं राम का अस्तित्व नहीं है, या अभी उसने बोला है जय श्री राम बोलो भूखे मर जाओगे। अगर कोई और धर्म के पैगंबर या देवी देवता के साथ ये करो तो क्या रिस्पॉन्स है? और हिंदुओं का क्या रिस्पॉन्स है? हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? केस फाइल करता है। हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है कि वो अजीत भारती की तरह अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है। पर ये असहिष्णु है, और जो रैली करके सर तन से जुदा करने की बात करके उसको करता है वो विक्टिम। और ये क्या है ना, ये अभी शिव अरूर वाले केस से भी, अभी शिव अरूर के पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे थे, है ना, तो वहां से भी ये बहुत चीज क्लियर हो जाती है कि आपने नुपुर वाली वीडियो को निकाला और वहां से सर तन से जुदा हो गए, 6-7 लोगों के सर कट गए हुए ना। वो कोले साहब के और कन्हैयालाल, और यहाँ पे शिव अरूर ने वो सब कुछ लिखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो शिव अरूर और LKFC की यही बातें चल रही हैं 2-3 दिन से, ट्वीट पे जो वॉर चल रही है उनकी, वो ये व्हाई डू यू थिंक के इस प्रकार का जो नैरेटिव ये सेट करता है उसको फिर एम्पलीफाई भी किया जाता है, फिर उसको लेजिटिमाइज भी किया जाता है इस प्रकार के अवार्ड देकर, सरकारी अवार्ड देकर। तो इसका काउंटर, ये एक सेकंड पहले तो ये कोई नई बात या हैरानी की बात नहीं है। आप लोग ऐसे, आप जेनजी वाले जो लोग हैं ना, आपको लग रहा है कि सबको पहली बार हो रहा है क्या? भाई ये जो मॉडर्न डे रोमिला थापर है, जुबैर इज अ मॉडर्न डे रोमिला थापर। ये इन्होंने उस समय पर सोशल मीडिया नहीं था, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स थी, तो उन्होंने जो डिस्टॉर्शन किया कि औरंगजेब तो भाई मंदिर बनाता था, तो बड़ा सेकुलर आदमी था, उसने तो जिजिया हिंदुओं के भलाई के लिए लगाया था। वो तो बहुत अच्छा आदमी था भाई, टीपू सुल्तान बहुत बढ़िया आदमी था। उसने हालांकि वो पूर्वियों को पता है कितना भला आदमी था, पर वो फ्रीडम फाइटर था, और वो दिखता कैसे था, उसका वर्णन कैसे किया जाता था, ये सब उन्होंने डिस्टॉर्ट किया उस समय पे। तो उस समय के LKFC इरफान हबीब और रोमिला थापर थे, मतलब कि उस समय के लुटियंस के फैक्ट चेकर तो नहीं कहूँगा, LKFM थे, लुटियंस के फैक्ट मैनिपुलेटर थे, और आज ये लुटियंस का फैक्ट मैनिपुलेटर है। उनका केवल प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है काम करने का। उस समय पर प्लेटफॉर्म थोड़ी सी मोटी किताब थी, और उनके पे मास्टर नेहरू जी थे। इस समय पे प्रियंक खड़गे हैं, जिनको ओके बॉस चलते रहता है उनका, और प्लेटफॉर्म X है, क्योंकि इसकी हैसियत 180 कैरेक्टर की है, उनकी हैसियत 180 पेज की थी। अंतर कुछ नहीं है, वो उस समय के रोमिला थापर और इरफान हबीब ही आज के हैं, और कोई अंतर नहीं है। और वो उस समय पे भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। उस समय पर बजट बड़ा था, सिस्टम उनका साथ था, तो वो ज़्यादा एकोमोडेट कर सकते थे, यूनिवर्सिटीज़ में उनको प्रोफेसर वगैरह बना सकते थे, जहाँ पर अब वो जो एक आध को अवार्ड दे सकते हैं। ये देख लो ना, ये अभी यूट्यूब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी भड़ास निकल सकती है।
तो एक बहुत अच्छी बात ये है कि जैसे ही विक्रम संपत ने सावरकर जी के ऊपर 1300 पेज लिख दिए, 2 वॉल्यूम्स लिख दी, उसके बाद ये जो एकेडमिशियंस हैं वो कैंसिल उन्होंने बात करना बंद कर दिया सावरकर के ऊपर। उसके बाद से रोमिला थापड़ या ये कोई उसके बाद ऊपर बात नहीं कर रहा है। जो बात हो रही है केवल कांग्रेस की तरफ से हो रही है या पार्टीज की तरफ से हो रही है, वो राजनीतिक लेवल पे आप कुछ सावरकर से याद आया कि एक प्लग इनका भी कर देना चाहिए, रणदीप हुड्डा का। भाई उसने तो बड़े जबरदस्त जवाब दिया मानक को बहुत, और उसने बड़ा प्रयास भी किया। और देखो सावरकर जी के साथ हमारा डीप कनेक्शन है, क्योंकि सावरकर जी पुणे में काफ़ी समय रहे और फर्गसन कॉलेज के उस कमरे को आज भी हम लोगों ने बड़े चाव से उसको रखा है कि यहाँ पे उन्होंने जो है वो प्रेरणा लेकर वो उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने आपको एक प्रकार से आहुति दे दी। एक चीज़ देखिए कि सावरकर के विषय पे ये राहुल गांधी की स्टडी को देखिए, और राहुल गांधी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपना आदमी है। सही बात मैं आपको बताऊं क्यों अपना आदमी है। मैं तो नहीं, मुझे लग रहा है, डाउट है मुझे कि अपना आदमी है। बताता हूँ क्यों। जो काम मोदी जी नहीं कर पा रहे, कि देखिए हमने म्यूजियम बनाया तो उसमें भी नेहरू जी को जगह दी, इंदिरा जी को जगह दी, राजीव जी को, सबको देनी पड़ती है भाई। सारे हमारे प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम है। पर अपने ही परिवार के लोगों की लेगेसी को खत्म करना किसी ने बेड़ा उठाया। देखिए ओबीसी वाले इशू पे मैंने आपको बताया कि उनका ना जात पर ना पात पर, मुरली के हाथ पर, राहुल गांधी बोलता है लात पर। अब दूसरा विषय, सावरकर जी को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी किसने बोला? इंदिरा जी ने। इंदिरा जी ने स्टैम्प घोषित किया और अपने पैसों से 11,000 रुपए दिए। केवल इंदिरा जी ने नहीं, बाय द वे इनके कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र में रहे, यशवंत राव चौहान, शरद पवार जब कांग्रेस में थे उन्होंने भी लिखा है, नरसिम्हा राव, सब ने उनके लिए ग्लोरियस ट्रिब्यूट्स लिखे। तो भाई वो इतने बड़े आतंकवादी या इतने बड़े राष्ट्रद्रोही थे, तो भाई आपने इनके, तो इंदिरा जी गलत थी और राहुल जी सही है, और उद्धव जी भी गलत है। उद्धव जी के साथ क्या रिश्ता बनाया? उद्धव जी तो बोलते रहते कि मैं जूता मारूंगा जिनको, जो उनके ऊपर सवाल उठाएगा। मार नहीं पाते, अब वो अलग विषय है भाई। उनकी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि भाई वो तो अलग ही राजनीति कर रहे हैं। परंतु बाला साहेब ठाकरे जी ने जो बोला था वीर सावरकर जी के विषय में, और बाय द वे वीडी सावरकर उनका नाम है, विनायक दामोदर सावरकर। वीर की जो उपाधि है ऑनरिफिक, वो पहली बार महाराष्ट्र की किताबों में महाराष्ट्र के बोर्ड ने डाली थी। और उस समय पर महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल था कांग्रेस का एक तरीके से। जब से महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह, मुंबई स्टेट से महाराष्ट्र बना और गुजरात बना, तो उस समय से लेकर लगभग 2014 तक, 4 साल का कार्यकाल छोड़ दे तो कांग्रेस ही कांग्रेस रही है सरकार। तो वीर बुलाने का काम कांग्रेस ने किया और आपने उन सारी चीज़ों को हटा दिया। पर भाई साहब, इसलिए राहुल गांधी हमारी साइड पे। एक बात मेरे को ये बताओ, सावरकर जी से थोड़ा सा साइड हो रहे हैं, महाराष्ट्र की बात आई, महाराष्ट्र में क्या बवंडर हुआ पड़ा है? मतलब महाराष्ट्र में शिवसेना सत्ता में है, शिवसेना ऑपोजिशन में है, एनसीपी सत्ता में है, एनसीपी ऑपोजिशन में है। ना मतलब शिवसेना को कह रही है कि शिवसेना गलत है, और शिवसेना को कह रही है कि नहीं शिवसेना गलत है। नहीं, ये हो क्या रहा है? शिवसेना पार्टी हमारे साथ है, उद्धव सेना परिवार अलग है। एनसीपी पार्टी हमारे साथ संख्या और सिंबल के साथ है, एनसीपी के नाम का एक परिवार उनके साथ। तो वो देखिए ना, बड़ा क्लियर है, उद्धव जी और आदित्य एक साइड पे है, पार्टी हमारे साथ है, सुप्रिया और शरद जी एक साइड पे, पार्टी हमारे साथ है। और मैं बात 19 में मैंडेट मोदी जी की, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ ना, उद्धव जी वोट अपने नाम पे या किसी के नाम पे नहीं मांगते थे, बोलते थे मोदी जी ला वोट द्या आणि फडणवीस जी ला आपल्याला मुख्यमंत्री बनाए। तो मतलब मराठी में बोलते थे कि मोदी जी पंतप्रधान और ये फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको वोट दे दो, हमारे नाम पे वोट लिया था। तो शिवसेना तो जो मैंडेट है उस पर वापस आई है, मैंडेट से अलग वो है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मजाक भी ना करें अब हम। नहीं मजाक करिए, पर देखिए शिवसेना, नहीं वो मैं केवल कह रहा हूँ कि वो फैक्शंस उनके साथ आ चुके हैं। सही बात तो इसमें ओरिजिनल हमारे साथ है, जेरोक्स कॉपी उनके पास। तो मुझे लगता है कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू जो है वो डिस्कशन में आना चाहिए। केजरीवाल भाई साहब हमारे, हाँ जी, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने 8 समन्स जो हैं ईडी के, उनको इग्नोर कर दिया है एक प्रकार से। और बात जो है वो कोर्ट में भी चल रही है, वो अब कोर्ट पे डाल रहे हैं कि कोर्ट ने तो अभी तक कहा नहीं है, जब कोर्ट कहेगी। 8 समन। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या करना चाह रहे हैं? एक सेकंड, ये क्या करना चाह रहे हैं? मतलब जब
ईडी घसीट के इनको लेके जाए, ये भगत सिंह बन जाए, शहीद बनना है, क्या करना चाह रहे हैं? या फिर दूसरी चीज़ एक और भी इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक नैरेटिव बनाने की का प्रयास किया जा रहा था। उस पर हमने भी फिर उसको उस वीडियो का रिप्लाई किया था। तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई डिक्टेटरशिप चल रही है भारत में, तो ये 8 सम्मन एक डिक्टेटर की एजेंसी और उसको इग्नोर किया जा रहा है, ये संभव है कहीं पर? ऐसा है, पहले तो ये डिक्टेटरशिप चल रही है, परंतु ये भूल जाते हैं कि जब खेड़ा को इसी ईडी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार करती है आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी बोलती है आम आदमी पार्टी डिक्टेटर है। और जब इसी बंगाल में जब ममता दीदी जो कार्रवाई करती है, तो अधीर रंजन जी बोलते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, ये डिक्टेटर है। और केरल में बोलते हैं विजयन जी हमारे सुधाकरन पे केस डाल देता है, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे, तो ये विजयन डिक्टेटर है। आज विजयन जी ने काफ़ी कुछ बोला भी है इनको कि तुम सब टर्न कोट्स हो, तुम लोग जो है बिग जाते हो। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि इनका मॉडल बड़ा अच्छा है कि स्टेट्स में करो कुश्ती और दिल्ली में आके करो दोस्ती और फिर लड़ना है फैसिज्म के खिलाफ। मतलब ये क्या है, ये मतलब मैं इसको कहता हूँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स है कि मतलब स्टेट में गाली देते रहो और दिल्ली में आके मोदी को एक साथ आके गाली दे दो, चिपक चिपक के। जो लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं देखना चाहते, वो चिपक चिपक के मोदी को गाली देना, मोदी को गाली देना, ये कर रहे हैं। मतलब इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। पंजाब में 2 दिन पहले इनका झगड़ा चल रहा है, वो बोल रहा है एक था कांग्रेस, वो बोल रही है एक था जोकर, फिर वो बोल रहा है कि तुम कितनी बार बैठे हो राहुल सोनिया के साथ, हम बैठते हैं राहुल सोनिया के साथ। भगवंत मान भाजपा को बोल रहा है कि तुम्हें कोई राहुल सोनिया पूछते हैं, हमको पूछते हैं, हम जाते हैं, ले लो तुम्हारी दिल्ली वाली सीट नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे गठबंधन आपके साथ। ये चल रहा है उनका, और ये डिक्टेटरशिप बोल रहे हैं। एनीवे, जहाँ तक सवाल है समन्स का, एक चीज़ नोट करो, अभी केजरीवाल जी आ गए उस मोड में कि ये ईडी वाले ही गए कोर्ट में, कोर्ट ने कोई आदेश तो नहीं दिया, तो कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं करती आतिशी? वो जो है आतिशी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा है? मतलब इतने वो वही चीज़ पॉइंट रिपीट करती है। इनसे पूछिए, जब खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट के लिए क्यों इंतजार नहीं करते? मैडम, कोर्ट ने तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को रखा है दामाद बना के, तो तब कोर्ट का विश्वास नहीं करना है। तब बोलते हैं कि ये कानून ऐसा बनाया है कि कोर्ट भी बेल नहीं दे सकती, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने केवल ईडी के कानून में नहीं, ईडी का कानून पीएमएलए, सीबीआई के कोर्ट ने भी सीबीआई के केस में, जिसमें ईडी का कोई कानून नहीं है, पीएमएलए नहीं है, उसमें पोका है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आईपीसी है, उसमें उसको बेल नहीं मिली है मनीष सिसोदिया। और इसी कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बोला है, पर वो नहीं, तो जैसे ना वो सिलेक्टिवली सुनना है, सिलेक्टिवली बंद कर देना है। मतलब कोर्ट अच्छा, कोर्ट ईडी क्यों गई? कोर्ट इसलिए गई, ये कहने के लिए नहीं कि हमारे समन लीगल है या इलीगल है। कोर्ट इसलिए गई ईडी कि ये पब्लिक सर्वेंट है, इसको 8 समन मिले हुए हैं, और ये पब्लिक सर्वेंट ईडी के समन के पास नहीं आता। ये अपने आप में एक ऑफेंस है, जिसमें कि कोर्ट ने अब केजरीवाल को बोला है ये बहानेबाजी बंद करो और आप फिजिकली प्रेजेंट रहोगे। ये बोलने लगा कि ईडी को बोलो वीसी से कर ले। पहले तो 7 समन में ये बोलने लगे, पहला समन जब गया, हालांकि ये सब कानूनी मामला है, कानून अपना काम करेगा, कोई किसी को जेल भेजने के लिए कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, वो जिसने जो किया है वो उसका भुगतान करेगा। सही बात है। पर इनकी बात देखो, पहला समन जब आया तब कोई चुनाव नहीं था, तब इन्होंने बोला कि नहीं मैं स्टार प्रचारक हूँ अपनी पार्टी का, 204 सीट पे डिपॉजिट जब्त हुई। दूसरा समन आया चुनाव के बाद, तब बोलने लगा विपासना जाना है। तीसरा समन आया, अब विपासना वाला बहाना हो गया तो उस विपासना करके आ जाए, चलो नो प्रॉब्लम। तीसरा समन आया तो बोलने लगे ये तो समन ही विद्वेषपूर्ण है, और उस समय इनका गठबंधन बना नहीं था, मतलब चल रहा था कभी हाँ कभी ना, हम साथ साथ है नहीं हुआ था, कभी हाँ कभी ना था। तो तब कांग्रेस वाले बोल रहे थे नहीं जाना चाहिए इसको, ये तो भ्रष्टाचारी, जाओ। तो वो कैसी विद्वेष की भावना, कांग्रेस ही बोल रही कि नहीं ठीक है कार्रवाई। फिर जब चौथा समन आया तब बोलने लगा कि नहीं अब मैं लोकसभा के चुनाव में, अब लोकसभा के 2 चुनाव जो है उसमें नोटा से कम वोट मिला है, और अभी भी नोटा से कम वोट मिलने वाला है। तो ये अलग अलग नायाब एक्सक्यूज। अब फिर लास्ट में आ गया कि कोर्ट ने तो कोर्ट ने स्टे भी नहीं डाला है समन पे, और आप क्वॉश करा देते समन अवैध था, इलीगल था। तो
पर मैंने एक चीज़ मैंने बताई है या मैंने देखा है कि इनका ABCD मॉडल है, शिक्षा मॉडल को ABCD मॉडल है। समन आते हैं तो ABCD मॉडल है, A फॉर अवॉइड समन, B फॉर भाग जाओ फ्रॉम समन, C फॉर कवर अप फ्रॉम समन और D फॉर डाइवर्ट फ्रॉम समन। मतलब इनके एक मुख्यमंत्री झारखंड वाले 10 समन आ गए तब नहीं गए, छुप गए थे, याद है 24 घंटे गायब हो गए थे, फिर BMW में प्रकट हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर अंततः जेल में है अभी और कोर्ट नहीं रखा है। ये लोग भी समन्स को, अच्छा अगर आप मुझे 10 सेकंड की अनुमति दे, मेरी बैग लाना, जरा एक बैग लाना, बड़ा मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं इनको। हाँ लाओ ये सब कैप्चर होने देना। ये लेकर मैं रोज जाता हूँ ऐसे डिबेट के लिए। मैं आपको ये पकड़ना है भाई, ये गिरे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना आर्सेनल लेकर जाता हूँ सारे डिबेट में। हाँ ठीक है ना, ठीक चल रहा है। ये है मेरा आर्सेनल, इसमें मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। वैसे मैं आर्सेनल फैन नहीं हूँ तो हाँ पकड़ना एक मिनट। ये सारे इतने सारे कागज़ हैं इनके करतूतों के, तो ये लेकर घूमना पड़ता है हर जगह। अब मैं आपको एक चीज़, बड़े नायाब चीज़ दिखाऊंगा। ईडी को कैसे पेश आना चाहिए ये केजरीवाल जी ने बताया था एक बार, मैंने निकाल के रखा हुआ है, हर डिबेट में सुनाता हूँ इनको। ये बोलते हैं ना कि भाई ईडी ये करती है, ईडी वो करती है। ये है केजरीवाल जी का रुख ईडी के प्रति कि ईडी कैसे पेश आनी चाहिए। ठीक है, सुनिए, मज़ेदार है। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। मतलब जो ये अन्ना हजारे की उंगली पकड़ते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, तो पहले इस्तीफा फिर जांच, अब नो इस्तीफा नो जांच, क्योंकि लालू की उंगली पकड़े हुए हैं। सही और तब तो ये चाहते थे कि 2 दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लो। अब 4 बार कन्विक्टेड लालू के साथ बैठे। वेरी स्ट्रेंज के अभी ये तो आपने काफ़ी आई थिंक पुरानी वो निकाला। हाँ ये ऐसे नहीं बेईमान बोला है अभी। हाँ कुछ दिन पहले का मैंने देखा, उसमें ही वाज सेइंग के इस टाइप से जो है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और नहीं बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोलते हैं ना विद्वेष की कार्रवाई, ये सुनिए, ये विद्वेष की कार्रवाई है। का मामला है ये, शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। मैं तो यही सुना देता हूँ, मैं तो सुप्रिया जी सर्वथा पाप है। अच्छा फिर रिस्पॉन्स में टेक्नोलॉजी का घातक प्रयोग। नहीं फिर ये जब सुप्रिया वाला सुनाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। सुनिए, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। मेरे को ये राजनीति आती नहीं, तोड़ जोड़ की, इसके खिलाफ ये चेहरा चाहिए, ये मासूमियत देखो इसको हराना है इस पार्टी। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो। एक कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी। इन्होंने तो गार्बेज डंप को ही अपना लिया भाई, कचरा वचरा नहीं, पूरा गार्बेज डंप ले लिया, उठा लिया उन्होंने। पिछली बार उन्होंने लगभग मना कर दिया है, ये भी हुआ था। अरे भाई साहब क्या ये बड़े मजेदार मीम्स देते हैं, ऐसा है कि मीम्स कोई देता नहीं है इनका। देखिए अभी राजनीतिक निकाह हो चुका है, पंजाब में तलाक 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 चल रहा है। मैं पर इंडी गठबंधन की स्थिति को ना ऐसे वर्णन उसका करता हूँ कि ये शुरू हुआ था हम साथ साथ है, फिर आगे बढ़ते 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 कभी हाँ कभी ना, फिर हो जाएगा हम आपके है कौन, और आखिरी में होगा अकेले हम अकेले तुम। ये 4 स्टेजेस ऑफ इंडी गठबंधन है। आप देखिए अभी ये कभी हाँ कभी ना के मोड में चल रहे हैं, जैसे विजयन बोल रहे कभी हाँ कभी ना फॉर वायनाड, ये चल रहा है। फिर अब ये हम आपके है कौन हो जाएगा। अरे 2-3-4 हफ्ते पहले अखिलेश जी चिरकुट चुटवैया धोखेबाज है कभी छूना नहीं, जाके लिपट लिए भाई। तो गजब है। ये क्या लोकसभा में तो वैसे भी बीजेपी स्ट्रांग थी यहाँ पे, और सातों के सातों सीट निकलने वाली थी, ये सबको पता था, और इसीलिए शायद इन्होंने 3 सीटें कांग्रेस को दी भी हैं कि अंडरकरंट सबको पता है क्या है। विधानसभा में क्या स्थिति है? ऐसा है कि मुझे लगता है कि एक नई पार्टी आई थी, वो एक नया टेम्पलेट ऑफर कर रही थी। जब भी एक नया टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफर होता है तो लोग उसको ट्राई करते हैं। हो सकता है कि उस समय पर हमने वो टेम्पलेट नहीं दिया था या नहीं दिखा पाए थे,
तो लोग, हमारा वोट शेयर घटा नहीं था दिल्ली में, आज भी हमारा वोट शेयर उतना ही है। इनफैक्ट एमसीडी चुनाव में भी हमारा वोट शेयर उतना ही है, हम लोग 30 वार्ड पीछे रह गए। और जहाँ जहाँ इनके सत्येंद्र जैन वगैरह जो इलाके, सब जगह हारे। तो लोग उनके लिए नहीं है, पर लोग प्रभावित हो गए कि एक नया आइडिया है, एक नया ट्राई कर देना चाहिए। अब 10 साल के बाद यमुना की सफाई, नो आंसर। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे घोटाला लैब टेस्ट में, भाई इतने लैब टेस्ट करवा दिए इन्होंने और उसमें भी करप्शन कर लिया। क्लासरूम, ये बोल रहे थे 500 स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल में 20,000 कमरे बना दिए। भाई एक ट्रेन में 15 ट्रेन शुरू करने, तो एक ट्रेन में आप 15 ट्रेन की बोगी डाल दीजिएगा तो क्या फायदा होगा भाई। पॉइंट वॉज टू ओपन द स्कूल्स इन एरियाज वेयर देयर वर नो स्कूल्स या एंड गिव दैट। और उसमें ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए, तो स्कूल में भी हेल्थ मॉडल भी इनका क्या है, कोई नया अस्पताल नहीं बना। जो आप स्कूल वाला वो बता रहे हो, कमरे वाला, उसमें भी टॉयलेट, अरे टॉयलेट को उन्होंने क्लासरूम बता दिया, उसमें भी वो लोकायुक्ता की वो है और आदेश आया। मनोज तिवारी जी ने केस किया था उसमें, तो उन्होंने क्या किया था कि एक फलाना अमाउंट बताया था कि इतने क्लासरूम बनाना है, और क्लासरूम, टॉयलेट को क्लासरूम बता के पैसा ले लिया, 25 लाख रुपया पर कमरा। ये वो जांच भी उसमें जांच, फिर एक डीटीसी वाला भी कुछ है, बस में भी घोटाला कर दिया था, जल बोर्ड का भी कुछ, उसमें भी घोटाला कर दिया। अब जल बोर्ड पे मैं नहीं पीसी की थी, उसमें भी घोटाला कर दिया। भाई अब वो चाहते भी वही है कि जल बोर्ड में पता है आपको 80,000 करोड़ का डेट है, 80,000। ये बोल रहे हैं हमने सब रेवेन्यू सरप्लस कर दिया दिल्ली में। ये जब आए तब अंडर 15,000 करोड़, आज 80,000 करोड़ डेट है। और जल बोर्ड में इतना घोटाला है, उसमें अरेस्ट भी हुए कि कॉन्ट्रैक्ट इलीगली गलत तरीके से दिया। तो ये है दवा, दारू, नल जल, विद्युत, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसको इन्होंने लूटा नहीं, और सब जगह लूट दिल्ली में टेट्रा पैक में दारू मिलने लगी, 1 पे 1 फ्री। और बताइए, ये अपने आप को महात्मा गांधी जी के, मतलब वहाँ की उनकी समाधि के सामने जाकर ये लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को रिहा करना चाहिए। भाई मनीष सिसोदिया शराब और शिक्षा मंत्री एक समय पर था, और शराब में ज्यादा काम किया, शिक्षा में कम। और बताइए, मेरे अपने कुछ मित्र रहे हैं, वो थोड़ा लेते थे तो दिल्ली जाके लेने लगे थे क्योंकि वहाँ सस्ती मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति आ गई थी। इन्होंने बोला था कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट पॉलिसी है, ये जो इन्होंने एक्साइज पॉलिसी जिसको बोलते हैं आबकारी। तो भाई वापस क्यों ली? और पंजाब में लागू क्यों नहीं की? नहीं, पंजाब में लागू की, और पंजाब में भी हाई कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा है कि इसमें भी मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो ये घोटाला केवल यहाँ पे स्थित नहीं है, ये घोटाला वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी कुछ लोगों को, जैसे कॉमन लोग थे जिनको इन्होंने लाइसेंसेस दिलवाए थे, तो वहाँ के भी लोगों को आउटटेस्ट किया है यहाँ के उससे मैकेनिज्म से। तो बहुत लंबा पेच है इसमें, तो बहुत चीज़ें निकलेगी और बात बहुत दूर तक जाएगी। पर ये महाशय जाए तो, और जाके अपना, मतलब डर किस बात का भाई, अगर कुछ किया नहीं, चोर की मूंछ में तिनका क्यों? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि आतिशी जी जो है वो मन ही मन खुश हो रही होंगी, चलो जाएगा मैं आऊंगी। अरे सौरभ भारद्वाज को देखा नहीं, वो कितना, वो समधीश भाटिया के वो यूट्यूब पे, वो उसको पूछा उसने कि आप तो खुश तो बहुत होंगे ना, कि तो ला ऐसे बातें सोचनी नहीं चाहिए तो बोला है, आपने देखा वो? मैंने देखा है उस, हाँ वो समधीश के पास था अभी, और उसमें तो समधीश जो है ना अलग लेवल पे ट्रोल मार रहा है। हाँ वो मतलब वो उसको वो भी बोला है कि ट्रैफिक की समस्या और का जो तूने ट्राम वगैरह। सौरभ भारद्वाज जी कभी हमारे पास इस प्रकार के डिस्कशन के लिए आना चाहें तो बाकी मैं भी ट्रोल करने का मन है। बाकी आई थिंक उस सौरभ भारद्वाज से पता नहीं, उसका मतलब अलग ही लगता है मुझे कुछ, मतलब वो आ भी जाएगा, आप उसको ठीक से बुला लो, वो आ जाएगा, और फिर वो रिग्रेट बाद में करेगा। बुला लो, मतलब उसने जो इंटरव्यू दिया है वहाँ पे भी, मतलब वो मान रहा है कि उसकी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ पे उसने हर एक चीज़ उठाई समधीश ने, और हर चीज़ पे उसने कहा अच्छा ऐसा होना चाहिए था। ओ बट आई थिंक काफ़ी जो हमारे आज के डिस्कशन के पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस करे हैं, और कहीं ना कहीं जो मैं सबसे ज़्यादा डिस्कशन करना चाहता था वो संदेश खली पे ही था, क्योंकि वहाँ पर एक इस प्रकार के जो डिस्कशंस हैं उनसे बात आगे बढ़ती है। लोग रवीश ने कितने वीडियो किए? संदेश 0, एक भी नहीं है। अरे हम YouTube पर रहते हैं पूरे, आपको माननी पड़ेगी हमारी बात, मानिए प्लीज। मैं आपको
एफिडेविट बनवा कर दे सकता हूँ कि एक भी नहीं किया है। क्या किसी ने भी नहीं किया? LKFC ने 0 ट्वीट, रवीश 0 वीडियो। आरफा जी ने तो किया होगा। आरफा ने किया है संदेश खली पे, लेकिन उसको उसमें भी उसने कोई एंगल ढूंढा होगा कि ये इसको कम्युनलाइज कर रही है बीजेपी, यही किया होगा। क्या होगा, एक शब्द आता है बट, बीच में ये लिखा, उसके आगे बट लगाया, बट व्हाट अबाउट दिस। अच्छा, व्हाट अबाउट ट्री के व्हाट अबाउट ट्री भी नहीं है वो, मतलब उसको ट्रेवलाइज करने के वे में उस वीडियो को किया गया था। किया है एक वीडियो किया। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि जो अपराधी है, ये वैसे कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, हम तो मानते हैं। तो फिर आप शाहजहां को काहे प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं? आप औरंगजेब को काहे प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं? आप याकूब को काहे प्रोटेक्ट, अफजल गुरु को काहे प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं? मतलब आप ही प्रूव कर रहे हैं कि आतंकवाद और अपराधी का धर्म नहीं है, परंतु उनको धर्म के नाम पर संरक्षण देना है। और इससे इनका कोई फायदा नहीं हो रहा है इसका, बिकॉज पीपल नो कि असलियत क्या है। उनको पता चलता है कि आप इस पे नहीं बोल रहे हो, संदेश खली जैसे मुद्दे पर नहीं बोल रहे हो, तो उनको पता चलता है कि छुपाई जा रही है बातें। हम लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की, वो ये था कि नासिर साहब जिंदाबाद तो उसने बोलने का बड़ा प्रयास किया, पर वो उसी के होम मिनिस्टर, कर्नाटका के होम मिनिस्टर ने बोल दिया एकदम सच्चाई से, परमेश्वरन जी ने। और वो बाय द वे अनुसूचित जाति से आते हैं, तो जुबैर जी जरा सोच समझ के बोले उनको जो बोलेंगे। हाँ, इसमें फॉरेंसिक की मतलब एक तो जबरदस्त बात ये थी कि पिछली बार अच्छा वो तीनों जो अपराधी है जो ये नारे लगा रहे थे, उनकी तस्वीरें राहुल गांधी और नासिर हुसैन के साथ है। अच्छा एक चीज़ ये भी देखिए, ये सहयोग है या प्रयोग है? ये पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसको ये डिनाई करने लगे। फिर तो बीके हरिप्रसाद ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल दिया कि पाकिस्तान तो भाजपा का दुश्मन है, हमारा तो ठीक है। सही बात है। मणिशंकर अय्यर तो गए थे ना पाकिस्तान के, भाई मोदी को हटाना मदद कर लो। 370 सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा, सब पे तो राहुल गांधी वो बयान लेता है जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोट करता है। और बचा कुचा जो ये था वो तब प्रूव हो गया कि रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट होता है, और ये तुरंत आके उस पर कवर अप करना शुरू। जैसे कुकर ब्लास्ट हुआ था तब भी NIA की जांच हो रही थी, तब DK शिव कुमार बोल रहे नहीं ये मासूम थे, ये तो ब्लास्ट वास्ट नहीं करना चाह रहे थे, तो बस कुकर ले जा रहे थे रिक्शा में और ब्लास्ट हो गया। एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट, जिसकी वजह से आप ये देखिए 2007, 8, 9, 10 का वो समय था जब हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, समझौता ब्लास्ट जो हुआ था ट्रेन में, उसमें इंटरनेशनली हम ये स्टैंड ले रहे थे कि पाकिस्तान ने किया है, और देश में दिग्विजय सिंह बोल रहे थे हिंदू टेरर थे। तो पाकिस्तान ने कोट किया उसको कि भाई बताओ ये तो हमने किया ही नहीं। जो 26/11 हुआ, उसके बाद RSS की साजिश, और 2011 में पुलवामा पे भी बोला होम ग्रोन टेररिस्ट बोला था रणदीप सुरजेवाला ने। जो शिंदे जी थे गृह मंत्री उस समय, उन्होंने हिंदू टेरर जैसे शब्द यूज किए हैं, सब यूज हुए हैं, चिदम्बरम ने भी किए, भगवा आतंक भी। मुझे ऐसा याद नहीं आता कभी इस्लामिक टेरर जैसे शब्द जो हैं यूज किए गए। भाजपा की तरफ से मेरे ख्याल से यूज नहीं हुए, मतलब एटलीस्ट शीर्ष लोगों की तरफ से नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर हम लोगों को, अगर आप लोगों ने प्रमाण क्या दिया भाई, कोई कन्विक्शन तो बताओ हिंदू टेरर के केस में। आपने तो कितने, और आपके पास तो उस समय पे जो आप लोग कहते हैं CBI, ED, ये सारी चीज़ें थी, आपने सारे प्रयास भी किए। आपने तो कैसे कैसे वो तहलका मैगजीन में स्टोरी छपती थी, फिर नैरेटिव बनाया जाता था। अरे बाकी सब छोड़ो, इशरत जहाँ जिसको खुद LET ने माना था कि हमारी आतंकवादी है, डेविड हेडली का बयान है आतंकवादी थी, ये किसने बताया, कहा था? उस समय पर CBI और IB का झगड़ा हो गया था। IB के डायरेक्टर कौन थे? आसिफ इब्राहिम। और IB का आदमी बोल रहा था कि इशरत जहां आतंकवादी है वो मोदी को मारने के लिए आई थी, इसका एनकाउंटर जो है सही है। और CBI से इन्होंने ये एफिडेविट, रोज याद है RVS मनी को जला जला के उन्होंने चेंज करवाया था एफिडेविट कि नहीं, शी वॉज नॉट एन आतंकवादी। CBI वर्सेस IB हो रहा था, और ये कह रहे हैं, मतलब इस प्रकार से आपने इशरत जहां तक को डिफेंड करने का प्रयास किया, केवल आपको मोदी विरोध में और आतंकवाद का समर्थन करना। इतनी गिरी हुई लोगों की बात हो रही है कि माइक ही गिर गया। नहीं वो क्या करे भाई, बताओ कि एक्चुअली इसमें क्या है ना कि थोड़ा सस्ता मटेरियल यूज नहीं, मुझे लगता है कि अब तो सिर्फ ये है कि व्यक्तिगत हमले में और कितना गिरेंगे ये लोग। सही बात है, व्यक्तिगत हमला करते करते ये माइक से भी ज़्यादा गिरने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जनता भी फिर इनको जो है ज़मीन पे उतारने का काम करने वाली है बहुत जल्द। और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाजपा को जो मिलने वाला है ऐतिहासिक रूप से समर्थन NDA को,
पर ये कांग्रेस के लिए ऐसा चुनाव होने वाला है कि कांग्रेस आगे बच पाई इस प्रारूप में, ये संकट खड़ा होने वाला है। मतलब 30 सीटें क्रॉस करेगी कि नहीं, मेरे को इस पे डाउट है कांग्रेस, बड़ा डाउट है। इसीलिए तो राहुल गांधी अमेठी वगैरह नॉर्थ से तो सोच भी नहीं रहे। चलिए, तो इस डाउट के साथ हमें आज का जो डिस्कशन है वो बंद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही सार्थक डिस्कशन था जिसमें कुछ ऐसे इश्यूज जो हैं डिस्कस। आप इस प्रकार से अगर वोट ऑफ थैंक्स भी दे दोगे अभी, ऐसा लग रहा है कि अधिकृत एकदम, मतलब ये बहुत अच्छी चर्चा रही। आगे की चर्चा के लिए आप देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम। आज हमने अपना जो बचपन है वो दूरदर्शन देखकर बिताया है, तो यही निकल रहा है हमारे मुंह से। बाकी क्या है कि इस प्रकार के डिस्कशंस जो हैं हम आगे भी करते रहेंगे, और कोई और पार्टी भी डिस्कशन करना चाहती है, डिबेट करना चाहते तो अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों का अगर आपको किसी को बुलाना हो अदर साइड से, तो आपका फेवरेट पैनलिस्ट कौन होगा जिससे आप मेरी तरह जैसे चर्चा की? आप कांग्रेस से एक नाम बताओ और फिर बाकी के विपक्षी दलों में से एक नाम बताओ। मेरे को चाहिए सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस से। हाँ। तो मतलब इनको, चलिए आप लोग अपने कान और घर में गाली वाली सुनने का बहुत मन हो रहा है बहुत टाइम से। हाँ। तो मैं सुप्रिया जी से करना चाहता हूँ। होगी, ठीक है। और बाकी नॉन कांग्रेस इंडिया लाइन से अगर किसी को बुलाना हो तो और किसे बुलाएंगे? समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, हमें राघव चड्ढा के साथ क्या करोगे भाई? वो तो आजकल वो ऐसे ही राजनीति में कम और क्या एक और दूसरी नीति क्या है, राजनीति में कम और दूसरी नीति ज्यादा है। हाँ, चाणक्य नीति, शराब नीति में ज्यादा है वो। हाँ, तो उसको 10 लाख की अंगूठी का खर्च वगैरह पूछ लेना कि कहाँ से इसके सैलरी कहाँ से उसने जस्टिफाई कर दिया। हाँ, तो वो 10 लाख रुपए का रूम और वो सब आया था। उनसे मेरे को बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। जस्टिफाई कर दी, दैट्स ओके, बट जो घर को, शीश महल को जस्टिफाई कर रहे थे वो एब्सर्ड था। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे शादी में कह रहे मेरे पास सबसे कम सारे जितने भी एमएलए हैं सबसे कम पैसा मेरे पास है। तो और फिर शादी में इतना, अब आपको पता है मेरी और राघव की सबसे जिंदगी में पहली डिबेट मेरे साथ हुई थी। अच्छा उस समय ये था, एक चैनल था P7 नाम का। P7 चैनल मतलब छोटा मोटा चैनल था नोएडा में। तो वहाँ पे अच्छा मज़ेदार बात थी, मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में गया था, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। एक बीजेपी के तरफ से कोई दिल्ली बीजेपी का एक नेता आया था, और ये आम आदमी पार्टी के टोपी वोपी लगा के एकदम आए थे, एकदम शरीफ बन के आए थे कि नहीं हम डिबेट करेंगे, और फिर एकदम अपना पॉइंट रखा। और उस समय के राघव में और अभी के राघव में मतलब इतना ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब इतना इंसान एक पावर आने से या जो भी है इससे एक्सपोजर आने से बदल सकता है। मैंने व्यक्तिगत देखा है, वो इतना शाय और टिमिड था, और अब मतलब इतना एटीट्यूड में और इस प्रकार से। तो वक्त की बात है, इसलिए नेवर लेट पावर गेट टू योर हेड। ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। ये चीज़ मुझे 2 लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एक मोदी जी और दूसरे योगी जी। कहाँ तक पहुँच गए योगी जी के परिवार की स्थिति आप देखो, उनकी बहन का वो रजत शर्मा जी वाला। हाँ, सबसे बड़ी बात एक्चुअली यही है। इवन मोदी जी के परिवार में भी कोई ऐसी हाई रैंक पोजीशंस या पॉलिटिकली उनको फायदा नहीं मिला है, विच इज एक भाई पेट्रोल पंप में काम कर रहा है, एक भाई और देखो अगर वो कर भी दे अपने भाई या परिवार के लिए या कुछ, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, लोग उसको एक्सेप्टेड नॉर्म मानते हैं। फिर भी योगी जी की बहन की एक छोटी सी टपरी की दुकान है, ये बहुत वो तो देख के स्वयं योगी जी को ऐसा हो गया था यार ये। हाँ, वो वीडियो बड़ा भावनात्मक था वो, मतलब वो सच में यही कल्चर है, ये अलग कल्चर है। इसी कारण योगी जी हो गए या मोदी जी हो गए, ये यूथ से या भारत के लोगों से कनेक्ट कर पाते भाई। उनको किसको मतलब पैसे कमाते हैं तो ये रहता है कि मैं अपने परिवार के लोगों को दे दूँ, उनको संपन्न करूँ, या बेटे के लिए वसीयत छोड़ के जाओ, बड़ी चीज़ें छोड़ के जाओ। वो किसके लिए छोड़ने वाला? सही बात है। तो जो भी कर रहे हैं वो उनके एक पल पल कण कण किसके लिए अर्पित हो रहे हैं? वो देश के युवाओं के लिए कर रहे हैं। सही बात है। वो और योगी जी दोनों, मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बार मौका लगा था योगी जी से मिलने का, और ये सो डाउन टू अर्थ, मेरे को लगा ही नहीं कि ये मतलब मोदी जी से कभी मिले नहीं, बट योगी जी से एक बार मिले, और उसमें ऐसा लगा कि यार
एक सूबे का मुख्यमंत्री इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है, जैसे मेरे साथ छठी से पढ़ता हो, तो ऐसा व्यक्तित्व। बहुत सहज उनका तरीका है, बहुत सहजता से, सम्मान से, और छोटा बड़ा जो भी हो उनसे सहजता और सम्मान से बहुत पेश आते हो। एग्जैक्टली। और इसीलिए तो बीजेपी पार्टी है पर परिवार की तरह, और वो परिवारी पार्टी है उनकी, ये दोनों में अंतर है। बीजेपी में बड़ा सहज है। मैंने एक चीज़ बार बार सुनाई है, बग्गा जी को, जब बग्गा जी की तबीयत खराब थी तो एक दिन वो आए थे एयरपोर्ट पे, दिल्ली में लैंड हो रहे थे मोदी जी G7 के बाद, तो बग्गा जी आए थे, जस्ट ऑपरेशन हुआ था, बाल खुले हुए थे थोड़े से, तो वो वाला लुक भी नहीं था जो नॉर्मली वो अपना पगड़ी कैरी करते हैं। वो आए थे स्वागत में, 4 बजे मोदी जी लैंड करते हैं, इतनी भीड़ में 4 बजे लैंड करने के बाद जेम्स ने उनके पैर छुए थे, एल्बनीज़ी ने बॉस बोला था, ये सब। उसके बाद आने वाले ट्रिप में, उस ट्रिप के बाद आने वाले मोदी जी 1 सेकंड में देखते कि बग्गा जी वहाँ पे ऐसे उनको तबीयत पूछते और आगे बढ़ते। अभी अमिताभ के साथ भी इशारा कर रहे थे, अमिताभ बच्चन को, तो कई लोगों को समझा नहीं वो क्यों इशारा कर रहे थे रिस्ट पे, क्योंकि अमिताभ जी के रिस्ट का ऑपरेशन हुआ था। मतलब प्राण प्रतिष्ठा में आप सोचिए ना, इतना आपके सामने इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें चल रही है, आप एक हिस्टोरिक 500 ईयर्स मोमेंट को आप एक विटनेस करके बाहर निकले हो, और तब भी प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कि अमिताभ को देखा तो रिस्ट का पूछ लिया। ये अद्भुत तो है। ये और मतलब जो जिस लेवल पे तैयारी करके मोदी जी जाते हैं ना, मैंने रादर ये बात मैंने तैयारी नहीं भी करे ना, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड गजब का है। नहीं, एक चीज़ और थी ना, मतलब मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक भारत के, तो अभी तक मैंने जनरली देखा है कि किसी भी, जब वो जल थल या वायु सेना से मिलते हैं प्रधानमंत्री अभी तक, तो उनका जो सैल्यूट होता था इससे पहले वो नॉर्मल ऐसे होता था। यहाँ पे मोदी जी जो सैल्यूट जिस सेना का है वो सैल्यूट करते हैं। रिपब्लिक डे में तो आप वो मतलब रिपब्लिक डे में तो शायद प्रेसिडेंट सैल्यूट लेते हैं, पर जहाँ पे वो ओकेजन होते हैं वो अलग अलग सैल्यूट्स होते हैं, तो लोग उसको ट्रोल करते हैं ये कहते हुए कि देखो मोदी जी ने उस समय इससे किया ऐसे किया। उनको पता नहीं कि जो जिसकी सैल्यूट ले रहे हैं उसके हिसाब से सैल्यूट करना। ये तैयारी, इस लेवल की तैयारी कोई प्रधानमंत्री करते हुए देखा ही नहीं मैंने। राहुल गांधी को तो एनसीसी भी नहीं पता क्या है भाई। राहुल गांधी को एक बार लड़की ने पूछा था एनसीसी, हाँ वो यार तो मैं चला दूंगा वो, आई एम नॉट मच इनटू दिस। बताओ, एम्बैरेसमेंट है भाई। अच्छा हुआ मैं राहुल गांधी से छुटकारा मिला मुझे, मोदी जी धन्यवाद आपका, बधाई हो आपको। मैं इसमें जो है जोड़ूंगा और उसके बाद फिर इसको समापन करते हैं कि जो लेक्चर जो होता है, जो भाषण होता है, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़, जैसे अभी अरबिक का यूज़ कर दिया है, विच इज़ नॉट ईजी। अभी तो 8 लैंग्वेजेस में भी साइमल्टेनियसली वो हो रहा है। तो अगर आप पर इन ऑल लैंग्वेजेस राहुल गांधी मेक्स नो सेंस। अब कोई भी भाषा ढूंढ लो, एआई को लगा दो भाई, एआई बोलेगा नहीं हो पा रहा है मुझसे भाई, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, नहीं कर सकता मैं, एआई भी गिव अप कर लेगा। आप, मैं दर्शकों से कहूँगा, एक उनका विश्वेश्वरैया एक शब्द बोलने वाला, आप जरा 2019 के चुनावों में मोदी जी ने मुद्दा भी उठाया था। तो मोदी जी को छोड़ते तो है नहीं भाई, पर वो भी मतलब वो है वो। तो ये तो खैर हमारी बातचीत जो है वो चलती रहेगी कैमरा बंद होने के बाद। उन्होंने एक बार कुंभाराम को कुंभकर्ण बोल दिया राजस्थान में। उस सीट पे वो हार गए शायद, जहाँ पे वो कुंभकर्ण बोले, कुंभकर्ण ही राजस्थान में वो कैंडिडेट माथा पकड़ लिया होगा कि क्यों उसको बोला दिया, जिसने कुंभाराम को कुंभकर्ण बोल के मेरी नैया सिंक करवा दी। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने हाँ बुलाया ही नहीं, नहीं भाई ये आदमी नहीं चाहिए मुझे, आ जाऊंगा। तो उसमें पीके का भी रोल रहा होगा, पीके उनका एडवाइजर था, बोला होगा इनको दूर रखो। ये एक जोक चलता है व्हाट्सएप पर कि मोदी जी और अमित शाह जी ट्राई करते हैं कि लोग बीजेपी को वोट दें, राहुल गांधी जी मजबूर कर देते हैं कि लोग बीजेपी को वोट दे दें। ये बात है, ये जोक नहीं है, हकीकत है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आई थिंक आज का जो समापन करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद भरद्वाज बंधुओं, ब्रदर्स, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ प्लेजर। और आपने मुझे बहुत हॉस्पिटेबल ट्रीटमेंट दिया। लेकिन आपने खाया कुछ नहीं। ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ मैं, ब्लैक कॉफ़ी वाला हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी किसी दिन पर हम खाने पे चर्चा बिल्कुल 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 डन। देखो ये हरियाणा में ना रिवाज है कि मुझे हरियाणा का वो जो मैं आपको चूरमा खिलाऊंगा, ऐसा चूरमा आपने जीवन में नहीं खाया होगा, क्योंकि हरियाणा का चूरमा बहुत अलग है। अच्छा,
तो चूरमा बना दे। और वैसे भी आपको मीठा पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद। तो मीठा पसंद है तो दूध दही का खाना, इसीलिए आपको जुबैर भी पसंद है। अरे भाई दिस इज द लास्ट इमेज आई वांटेड इन माय माइंड, बट आई नो आप ये जोक पे आने के लिए ये सारा पूरा बिल्डअप किया है इन्होंने कि आपको ये भी पसंद है, आपको स्वीट नहीं वो बिल्डअप नहीं किया, वो सीधा स्पॉन्टेनिटी में निकल गया। चलिए ठीक है। तो अगली बार चूरमा खाते हैं, और जो हरियाणा की ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो। चलो डन, पक्का। अभी विल ट्राई टू डू इट नेक्स्ट मंथ। We'll try to do it next month soon. Okay, thank you brothers, thank you so much. Thank you. जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।